अगेन सबको गुड मॉर्निंग। करते हैं क्लास स्टार्ट अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना? हम लोग करते हैं अभी। कल टेस्ट मैंने आपको दिया था, टेस्ट अपलोड हो गया था कल? आपने टेस्ट कल अपलोड हुआ या नहीं हुआ? नो सर। नहीं हुआ? नो सर। टेस्ट तो भेजा था मैंने उनको। चलो कोई बात नहीं, टेस्ट आज क्लास में ही करेंगे, सरप्राइज टेस्ट के लिए। मैंने सारे क्वेश्चन पीपीटी में आपके लिए बना के लेके आ रखा हूँ, आंसर भी नहीं है उसमें, और आज क्लास में ही टेस्ट कर लेंगे, ठीक है? या घर में करना है आपको? डिसाइड कर लो। अगर क्लास में भी करना है तो फटाफट टाइम देके अपने क्वेश्चन क्लास में लास्ट में सभी लोग काउंट कर लेना, क्लास में कितने क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। सही है? बता दो घर पर। चलो ठीक है, फिर घर पर ही करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग घर पर वाले हो ना? बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। अभी करते हैं क्लास स्टार्ट थोड़ी देर में, क्योंकि आज सर मैं अभी होस्ट नहीं बन पाया ना, मैं भी वेट कर रहा हूँ आपके साथ ही। कुछ उनको कोई मेडिसिन की दिक्कत हो गई थी, मेडिसिन लेने गए हैं सर, थोड़ा सा उन्हें टाइम लगेगा। अभी वो पहुंचे होंगे, अब तो हो जाएगा, किसी भी टाइम हो सकता है। तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट आप लोगों को आज लेट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्लास हम टाइम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बाकी एलएसएम तो आपका निपट गया आज, बस एक टेस्ट है। अगर आप घर पे बोल रहे हो तो ठीक है, घर पे ही कर लेना। मैं उनको दोबारा, एक तो पता नहीं क्या हो रहा है, वो फाइल भी अगर मैं यहाँ से सेंड करी थी उन्हें, और फाइल में क्वेश्चन जो मैंने, मेरे वहाँ सारे शो हो रहे हैं, लेकिन जो फाइल मैंने सेंड करी उसमें क्वेश्चन उनको शो नहीं हो रहे पूरे। तो मैं फाइल भी उन्हें दोबारा शो करूंगा आज, और दोबारा बोल दूंगा कि मैं इसको अपलोड करने के लिए, कल मैंने दोनों सर को बोला था अपलोड करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट घर पे ही कर लेना। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आज डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? और फिर टेस्ट पेपर अगर आज अपलोड हो जाता है तो कल टेस्ट पेपर को भी डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वैसे। अभी तक एक चीज ये ध्यान रखना कि जिसमें भी जो चीजें अभी तक पड़ी हुई हैं पीछे, ठीक है, तो उसको आगे जब आप बढ़ोगे तो अब पीछे का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब आप फ्रेश टॉपिक, जो टॉपिक पढ़ने वाले हो सारी चीजें फ्रेश पढ़ोगे, ठीक है ना? पीछे से ज्यादा लिंक नहीं है, अब कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा पीछे लिंक नहीं होगा अब आने वाले टॉपिक्स में कल से, ठीक है ना? तो अगर किसी को पीछे वाले टॉपिक्स में प्रॉब्लम भी आ रही है, बैक साइड में कोई दिक्कत आ रही है यहाँ, ठीक है, एलएसएम डब्ल्यूएसएम में, तो आप लोग क्लास में प्रॉपर आना कल से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाइज अब जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएस कोडल प्रोविजन से स्टार्ट होंगे आपके सारे, बीम के लिए, स्लैब के लिए, कॉलम के लिए, ठीक है, उनकी डिजाइनिंग। तो कल से जो क्लासेस स्टार्ट होगी उसमें आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा कवर होगा। तो अगर क्लास तो समझ लो कि पर डे आप एक एक मार्क्स, दो दो मार्क्स अपने किसी न किसी एग्जाम में कम करोगे, ठीक है? तो आप लोग प्रॉपर कल से क्लास में बने रहना, और कल से जो चीज़ें आने वाली है ऑब्जेक्टिव वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो अभी तक पढ़ लेते हैं आप, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है? और कल से आपका प्योरली ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन ज्यादा होगा। मतलब एक चीज देखना कि करीबन आप ये समझ लो कि 60-70% जो पोर्शन होगा कल से वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 30% आपका सब्जेक्टिव रहेगा जो कि एग्जाम पर इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आपका जो चीजें पढ़ाएंगे कल से वो ऑब्जेक्टिव भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? तो ध्यान रखना कि एग्जाम परस्पेक्टिव आपकी क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग कल से आप लोग क्लास में आ जाना, ठीक है? बाकी पेशेंस के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग अभी तक वेट कर रहे हो 9:55 से, तो ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो आपके साथ मैं भी तो वेट कर रहा हूँ, मैं भी वेट कर रहा हूँ आपके साथ यार, ठीक है? आपको अकेले नहीं छोड़ा, ये ध्यान रखना। बाकी कल का जो क्वेश्चन था बता दो फिर उसका आंसर, अगर किसी का निकला है तो। कितना निकल के आया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कितना निकल के आया क्वेश्चन का बता दो, फिर तो क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे फिर थोड़ी देर। एक बार मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बता दो कल के क्वेश्चन का कितना निकल के आया। अगर नहीं निकला तो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं कि इसी में क्वेश्चन को कर ले हम लोग सॉल्व। जिसका कल का 1257 पूजा का निकल के आया है, कहाँ पे? यस। और होगा 1257.97। दिवा खातून आपका 1258, या इन दोनों का एकदम करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, फुल बाई फुल मार्क्स दोनों के। बाकी और लोग और भी बताइए किस किस का निकला। अगर नहीं निकला तो आप लोग कोशिश तो करो
अभी क्लास यहाँ पे स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना स्टार्ट कर दो आप लोग। 2 का निकला है बस। अच्छा, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज सबसे पहले निकाली होगी ना आपने, एक्सयू लिमिटिंग निकाल ली होगी सबसे पहले तो, उसके बाद इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकाली होगी। राहुल धीमान जी का निकला है 1255, ठीक है, आपका भी सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 का अंतर चलता है, ठीक है। आदिबा खातून और पूजा का एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, 1255 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 का अंतर ऐसा डिजाइनिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो अंतर चलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, पहले एक्सयू लिमिटिंग कैलकुलेट करो उस क्वेश्चन में जो कल दिया था, क्वेश्चन तो होगा ही ना आपके पास, क्वेश्चन तो होगा, क्वेश्चन तो मैंने कल दे रखा था आपको, तो क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों का क्वेश्चन होगा ही। तो सबसे पहले आप उसमें एक्सयू लिमिटिंग निकाल लो के इंटू डी से, ठीक है। तो एक्सयू लिमिटिंग जब निकालोगे तो एफ ई 415 स्टील दी थी मैंने आपको, या सॉरी कितना है, एफ ई 500 स्टील है, तो एफ ई 500 स्टील के लिए कितना होता है, 0.46 इंटू डी करो, एक्सयू लिमिटिंग निकालो। फिर सेकंड स्टेप में सिंपली सपोर्टेड आइसोलेटेड टी बीम आपको दे रखी है, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालो, ठीक है। पहले एक्सयू लिमिटिंग निकालो। एक्सयू लिमिटिंग जैसे ही निकलेगा आपका, उसके बाद आपको क्या करना है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम आपको दे रखी, तो उसके लिए आइसोलेटेड के लिए इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज का फॉर्मूला यूज करो, एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू वाला फॉर्मूला जो मैंने कराया था फिर पहले डब्ल्यूएसएम में, उस फॉर्मूले से इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालो। उसके बाद 3 का आंसर आ रहा है क्या बस, ठीक है, बाकी और लोगों को कैलकुलेट करना है तो करो कैलकुलेट, कैलकुलेटर निकालो अपना और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन आपके पास पड़ा हुआ है, करिए स्टार्ट क्वेश्चन करना। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, उसके बाद फटाफट हम क्लास में करा के फिर जो एलएसएम के क्वेश्चन हैं उनको मैं करा दूंगा आज, ठीक है ना, 8-10 क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेंगे एलएसएम के इस टॉपिक के साथ। फिर टेस्ट आपका होगा, 10 क्वेश्चन मैंने वहाँ डाल रखे हैं टेस्ट में, तो 20 क्वेश्चन आपके ये डिस्कस हो जाते हैं। फिर जब अगले बार से पेपर बनेगा आपका, जैसे अब आपका बीम का ये स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, या उसके बाद शियर बॉन्ड आपका जब टॉपिक कंप्लीट होगा, तो जो पेपर बनेगा आपका उसके बाद, उसमें हम लोग पूरा ओवरऑल पोर्शन लेके देखेंगे उसके बाद, ठीक है। तो बैक मतलब जो पोर्शन आपके पहले हो गए हैं डब्ल्यू और एल, साथ में शियर बॉन्ड, बीम, जो जो चीजें हम पढ़ चुके होंगे, हम पूरा पेपर लेंगे ओवरऑल, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मैं इंक्रीज करूंगा उसके बाद। अभी क्वेश्चन क्या है, एलएसएम से बहुत क्वेश्चन इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जो ठीक ठाक क्वेश्चन है कुछ वही डाल रखे हैं मैंने, और जो क्वेश्चन से कुछ कराने के लायक है, मतलब क्लास में मैं डिस्कस करना चाहिए उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे क्लास के लिए भी डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो अगली बार से ध्यान रखना, क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है, 20-25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैं दूंगा अगली बार से, क्योंकि अब पेपर आपका ओवरऑल बन के आएगा। निकला आपका एक्सयू लिमिटिंग, निकला एक्सयू लिमिटिंग कितना आया, 308.2 आया होगा, ठीक है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालो फटाफट, एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, फॉर्मूला डब्ल्यू के नोट्स खोलो, आइसोलेटेड वाला फॉर्मूला यूज करो और निकालिए फटाफट। तब तक मैं आईपैड में क्वेश्चंस को भी कर लेता हूँ, ठीक है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकल जाएगा, तो उसके बाद सबसे पहला वाला एजम्पशन यूज करना जिसमें एक्स यू इज लेस देन डी एफ है, वो उस वाले एजम्पशन से आप एक्स यू निकालो, तो देखो कि एक्स यू डी एफ से कम है या नहीं है, अगर कम होगा तो ठीक है, अगर ज्यादा है तो उसके बाद आप अगला एजम्पशन लेके चलोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो एजम्पशन है वेब वाला एजम्पशन पे काम करोगे आप उसके बाद, ठीक है। ठीक है, कर रहे हो आप लोग,
जिसका नहीं बना कर रहे हो, बहुत से बच्चे जिनका नहीं बना है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आंसर सिर्फ तीनों का आ रखा है। तो इसका मतलब कि कुछ लोगों के आंसर्स नहीं बन रखे हैं अभी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आप लोग ट्राई तो करो एटलीस्ट। ठीक है, बता दिया मैंने, पहले एक्सक्यू लिमिटिंग निकालो, फिर वी एफ निकालना पड़ेगा। 1359 आ रहा होगा आपका इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज 1359। आपको बता दिया, एल नॉट मीटर पे रखना वहाँ पे, ठीक है ना, एल नॉट मीटर पे रखना, सॉरी एमएम में रखना। एक्सयू निकल जाएगा तो फिर उसके बाद कंसीडर सीधे, अगर ये लाई कर रहा है नहीं कर रहा है चेक करना, उसके बाद सीधे कंसीडर वाई एफ वाला केस कंसीडर कर देना, ठीक है ना। आप सीधे उसके बाद जो केस कंसीडर करोगे वो सीधे वाई एफ वाला केस ही कंसीडर करोगे उसके बाद। ठीक है, बना। यहाँ तक अगर निकल गया होगा तो आपको दिख रहा होगा कि जो एक्स यू इज लेस देन डी एफ वाला जो आपने एजम्पशन ले रखा है वो गलत होगा। ठीक है, वाई एफ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है सर ये, यस ठीक है। आपको उसके बाद देखिए, पहला वाला एजम्पशन लिया आपने, उस एजम्पशन पे ये फेल कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीधे आप अगला वाला एजम्पशन लेना, थर्ड वाला वाई एफ वाला, क्योंकि मैंने ये कर रखा है तो मैं सेकंड वाले में आपको लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि सेकंड वाला अगर एग्जाम में आएगा तो देखना, आप पहला वाला कंडीशन, पहला क्या करना, अगर एग्जाम में कभी भी टीबी का क्वेश्चन आ गया ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्लैंज में आपको लाई करना है, मतलब फ्लैंज वाला कंडीशन लेनी है सबसे पहले तो, ठीक है। सेकंड में आप क्या करते हो, मतलब थोड़ा सा तुक्का लगा लो दोनों में से, कि ये वाला कंडीशन या ये वाला कंडीशन, ठीक है, चेक कर लो। क्योंकि वहां पे आपको सीक्वेंस वाइज ऐसा नहीं है कि वेब के दोनों कंडीशन पे सॉल्व करके दिखाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्लैंज वाला तो करना ही करना है, ठीक है, फ्लैंज वाले कंडीशन पे पहले आपको सॉल्व करना है। वेब वाली कंडीशन में आप दोनों में से एक में तुक्का लगा लो, क्या पता तुक्का सही बैठ गया तो आपका टाइम बच जाएगा 5 मिनट का, ठीक है ना। तो अगर लक सही है तो टाइम बच जाएगा वहाँ पे आपका। तो यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लैंज वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, जैसे कि यहाँ पे इनका कमेंट भी आ रखा है कि वाई एफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यस, वाई एफ वाली कंडीशन लगाइए उसके बाद सीधे, कि आप बोलिए कि जो इफेक्टिव, जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो इज ग्रेटर देन द डी एफ, ठीक है। आप कंसिडर करिए उस केस को, और उसके बाद आप डी एफ इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्स यू वाला केस लीजिए, ठीक है। उसमें आप वाई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करिए। वाई एफ मैंने बताया था आपको कैलकुलेट कैसे करना है। एक्स यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इजिली, ठीक है ना। एक्स यू कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्स यू के लिए आपको सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स करना है आपको, जो कल सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स, इतना तक तो हमने फॉर्मूला लिखा ही था। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लिख नहीं पाए थे कल, लेकिन यहाँ तक हमने सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स तक हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स करके सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन होंगी, ठीक है। आप उसके बेस पे निकालिए किसकी वैल्यू, एक्स यू की वैल्यू, ठीक है। जब सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स आप करोगे तो वहां पे वाई एफ एक टर्म आ रहा होगा, वाई एफ की वैल्यू आपको पता है 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 डी एफ, ये रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका एक्स यू निकल के आएगा, जब एक्स यू निकल जाएगा तो आपका वाई एफ भी निकल जाएगा, ठीक है। और कंडीशन भी चेक कर लोगे आप यहाँ पे कि आपका एजम्पशन सही है या गलत है, पहले आप इतना निकालिए। थर्ड केस लीजिए, थर्ड केस में आप निकालिए एक्स यू की वैल्यू, उसके लिए सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स करना, और वाई एफ की जगह वैल्यू रख देना 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 डी एफ। उसके बाद सिर्फ एक ही अननोन बचेगा आपका, वो होगा एक्स यू, ठीक है। एक्स यू आपका सिर्फ अननोन बचेगा, और उस अननोन के बेस पे आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी यहाँ पे, अगर आपके पास क्वेश्चन जिन्होंने नहीं कर रखा है तो आप ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट में। तो अगर दिमाग लगाओगे अभी के टाइम पे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, करो ट्राई, करो ट्राई। ठीक है, आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ मैं आज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ करेंगे, पेपर के भी मैं लेके आया था लेकिन आप बोल रहे हो घर पे करेंगे, तो ठीक है, मैं उसको शाम को अपलोड कराने के लिए सर को फिर बोल दूंगा फोन करके कि टेस्ट पेपर अपलोड कर दीजिए। तो टेस्ट कर अगर टेस्ट आज अपलोड हो जाएगा तो कल उसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि छोटा ही पेपर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, 15-20 मिनट 25 मिनट में डिस्कस हो जाएगा वो। और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर लेंगे। और मैंने आपको बताया था कल कि मेजर पोर्शन आपका निपट चुका है इसका, ठीक है। मतलब आरसीसी का मेजर पोर्शन नहीं बोल रहा हूँ, जो बड़ी यूनिट्स है आपकी वो निकल गई है, क्योंकि प्री स्टेज एक बड़ी यूनिट है आपकी, इसके बाद वो कि आपका सिलेबस में नहीं है। अगर एसएससी जेई का सिलेबस देखोगे तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट आपका सिलेबस में नहीं है। हालांकि वो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता उससे जरूर है, तो बेसिक चीजें ही हम लेके चलेंगे, तो वो ज्यादा लंबा नहीं बैठेगा आपका। लेकिन प्री स्ट्रेसिंग यूनिट आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्री स्ट्रेस अगर नहीं है तो उसके बाद की जो यूनिट्स है वो सारी छोटी छोटी ही है, ठीक है। स्लैब है, कॉलम है। अब टॉपिक सिंपल है, अब थोड़ा सा पढ़ने में आपको इजी भी पड़ेगा। सिंपल क्या, थोड़ा सा समझने में आप, अगर ये चीजें समझ में आ गई आपके तो वो चीजें भी समझ में आ जाएंगी आप, क्योंकि आईएस कोडल प्रोविजन ही है। बहुत सी चीजें आपको याद भी रखनी है उसमें। साथ में कॉन्सेप्ट कुछ होगा तो वहाँ पे टाइम लेके डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और कोडल प्रोविजंस में बहुत टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट चीजें आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ वो चीजें याद ही तो रखनी है। तो ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आपको पता है ये क्लास बहुत लंबा चल जाएगा। उसके बाद जहाँ पे टाइम देना होगा हमें, जो चीज़ करनी होगी वो आराम से डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट कोडल प्रोविजन ही अगर आपको डिस्कस करना है तो फिर तो हम फटाफट लेके चलेंगे जहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना। निकल गया होगा एक्सयू, कितना निकल के आ रहा है? इन 3 बच्चों के अलावा किसी का एक्सयू की वैल्यू निकल के आई? तो कमेंट में मैसेज बता दो आप लोग कितना एक्सयू निकल के आ रहा है आपका। अगर किसी की भी एक्सयू की वैल्यू निकल के आई है तो बता दो। इवन एक्सयू के अलावा कोई और वैल्यू भी निकल के आई है वही बता दो। वाई एफ कितना निकाला आपने? वाई एफ तो तभी निकलेगा जब एक्सयू निकलेगा। तो एक्सयू ही पहला टर्म है जो निकालने वाले निकलेगा इसके बाद। आज की क्लास ऐसी तो ऐसे ही लेनी तो नहीं पड़ जाएगी, नहीं पता नहीं चल रहा। दीपक गौर 1257.99 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका सीधे मोमेंट और रेजिस्टेंस बता दिया आपने ना। ये सही है आपका, बिल्कुल सही है। 4 बच्चों का निकल गया भाई। और लोग करो यार, देखो क्लास में कितने बच्चे इतना क्वेश्चन निकाल ले आपके, तो आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन। जब पूरी क्लास के क्वेश्चन बन जाएंगे तो खुशी मिलती है उसके बाद, ताकि ये कि ठीक है सब बच्चों के क्वेश्चन निकल गए। अगर न्यूमेरिकल कन्वेंशनल क्वेश्चन सीख गए ऐसे बनाने ना आप लोग, तो समझ लो आपके लिए आरसीसी हलवा है, कुछ भी नहीं है उसके बाद। क्वेश्चन से देखोगे आप तो एग्जाम में बहुत ही कम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप बनाने सीख गए तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी कोई भी एग्जाम दो। देखिए एसएससी का सीन क्या बैठ रहा है, कभी एसएससी अब अपना लेवल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एसएससी जब लेवल, अब आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो सिंपल सी, आप ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल के लिए ही तैयारी करो। अगर स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आप तो मैं इतनी चीजें आपको, ये चीज बिल्कुल भी काम की नहीं थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आपका एसएससी फोकस करके चल रहा हूँ, ठीक है। एसएससी के साथ आपका सारी चीजें अंडर कवर, मतलब सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसके बाद। अगर एसएससी का आपने प्रॉपर तरीके से फोकस कर लिया सिलेबस, तो सारी चीजें आपकी जो स्टेट जेई की हैं वो उसके अंडर ही कवर में हो जाएंगी, ठीक है। तभी आपको ये लेवल की क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिकॉज एसएससी में आपका लेवल इंक्रीज कर दिया उन्होंने। चाहे वो कन्वेंशनल की बात करें, कन्वेंशनल में वो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर ईएस के क्वेश्चन उठा के दे देते हैं आपको, ठीक ठाक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। अगर उन क्वेश्चंस को आपको बनाना भी है, घर में भी सॉल्व करना है, तब भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। तभी मैं क्वेश्चन ऊपर लेवल तक लेके चल रहा हूँ। अगर ये जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये चीजें अगर आप बोलो कि कोई आई मतलब बीटेक वाला स्टूडेंट है, ठीक है, और उसको एई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसको भी मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, उसको मैं एक एक भी चीजें मैं इसमें से फालतू ना कम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे लेवल में ठीक ठाक मेंटेन करके चल रहा हूँ, बिकॉज एसएससी जेई का लेवल ऊपर है एग्जाम में।
और अगर एसएससी जेई के लेवल तक की पढ़ाई आपने कर ली तो समझ लो उसके बॉटम वाले एग्जाम जो भी हैं, स्टेट जेई के एग्जाम के पेपर बहुत ही ईजी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो एसएससी जेई लेवल तक हमें मेंटेन करके चलना है, और उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए। उसमें बन तो नहीं गया, अच्छे से ट्राई करेंगे, नहीं होगा। एक्सयू 4 के अलावा एक्सयू बताइए। अगर पूरा ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही निकाल दिया है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। एक्सयू भी निकाल पाए हो तो एक्सयू बता लो, फिर मैं बताता हूँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। कल मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, उसको मैं लिख दूंगा आज आपके लिए, ठीक है ना? वो फॉर्मूला भी लिख दूंगा आपके लिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हो गया है, ये किसका निकला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? अस्मिता सेमवाल 1257.2। हाँ बिल्कुल करेक्ट है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। हेलो। यस सर, आ रही आवाज। हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं ये क्लास थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह लेने गया था मैं, तो इसी चक्कर में थोड़ा लेट हो गया मैं कोई कल। बात नहीं, करते हैं सर क्लास स्टार्ट। ठीक है, तो वेट करिए, क्लास स्टार्ट करते हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ओके, तो क्लास करते हैं स्टार्ट हम लोग अपना, ठीक है? अभी तक यहाँ पे 5 से 6 बच्चों के न्यूमेरिकल का आंसर, ये नहीं जाता है वीडियो, आपको पता ही है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आंसर नहीं निकला होगा, तो क्वेश्चन को हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेंगे, बस सिर्फ 10-12 मिनट में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो कल देखिए हमने यहाँ पे टीवी में, कल हमने यहाँ पे तक कर लिया था, ठीक है? कि टोटल सी फोर्स को टी फोर्स के इक्वेट कर लिया था, ताकि हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल के आ जाएगी। इतना हमने कल कर लिया था काम। इसके बाद आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बचा हुआ है, बस वही बचा है। मैक्सिमम का तो वो लिख दिया हुआ, क्योंकि उनको प्रोसीजर पता है कि कैसे लिखना है उसको, लेकिन उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे फटाफट, आपका कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करके अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं उसके बाद। ओके, तो सेकंड में उस वाले केस में हमें एमओआर का फॉर्मूला लिखना था, और ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है। एमओआर इक्वल टू फैक्टर्ड के फॉर्म में निकलता है आपका ये, ओके? जो कि होगा आपका C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2 से आपका ये फॉर्मूला निकलेगा इस वाले केस के लिए, जो हमने कल पढ़ा था केस, ठीक है? तो C1 फोर्स की अगर मैं बात करूं तो C1 फोर्स आपका है 0.36 FCK BW XU इंटू लीवर आर्म आपकी कितनी है, D-0.42 XU, ठीक है? ये चीज मैंने यहाँ पे बना रखी है आपकी, लीवर आर्म सारी चीजें लिखी हुई है डायग्राम में, अगर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देन उसके बाद है आपका C2 फोर्स। C2 फोर्स की मैं बात करूं तो C2 फोर्स आपका निकल के आया था 0.45 FCK B सफिक्स F माइनस BW इंटू YF इंटू D माइनस YF/2, ये लीवर आर्म है, D माइनस YF/2 आपकी लीवर आर्म है यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे ये निकल के आएगा, फोर्स इंटू लीवर आर्म, सिंपल से दोनों लीवर आर्म मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखी है, फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? उसके बाद हमने कल एक न्यूमेरिकल दिया था जिसके क्वेश्चन के आंसर बहुत से बच्चों के निकल चुके हैं क्लास में, और कुछ बच्चों के क्वेश्चन नहीं निकले अभी भी क्लास में आंसर, तो एक बार हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका सामने, ठीक है? इजी सा ही एक क्वेश्चन है, जो प्रोसीजर मैंने करा रखा था आपको वही प्रोसीजर आपने फॉलो करने हैं सारे के सारे, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है?
जैसे डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन के क्वेश्चन आपके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरपोलेशन की जरूरत पड़ रही थी, टेबल का आपको यूज हो रहा था वहाँ पे, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगे थे, तो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे वो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन के, लेकिन वो भी क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से किया था। तो ये तो क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही ईजी था, जिन बच्चों के क्वेश्चन वहाँ पे निकले थे डब्ल्यू रेनफोर्स में, वो लोग यहाँ पे भी ये क्वेश्चन ईजिली निकाल के बैठ चुके हैं। तो जिनके नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, आपका यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड टी बीम आपको दी है 9 मीटर की, टोटल डेप्थ इस बीम का आपको गिवन है 750 mm का, कवर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने 80 mm का, विड्थ ऑफ फ्लैंज जो कि टोटल विड्थ ऑफ फ्लैंज यहाँ पे गिवन है 2000 mm। ठीक है, साथ में विड्थ ऑफ वेब आपको गिवन है 300 mm, M25 कंक्रीट गिवन है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज 150 mm की आपको क्वेश्चन में गिवन है, 6 नंबर ऑफ 32 mm डाया HYSD बार्स ऑफ Fe500 स्टील, ये आपको दे रखा है सारे डेटा। इस डेटा के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले वाले स्टेप में, सबसे पहला जो स्टेप मैंने टी बीम में लिखाया था वो स्टेप लिखाया था आपको एक्सयू लिमिटिंग कैलकुलेट करना। आप सबसे पहले कैलकुलेट करिए एक्सयू लिमिटिंग, जैसे ही आपकी एक्सयू लिमिटिंग कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद आप सेकंड स्टेप फॉलो करोगे। तो एक्सयू लिमिटिंग निकलेगा कैसे, आपको पता ही है, बैलेंस सेक्शन के तौर पे ही डिजाइन करते हैं हम लोग एक्सयू लिमिटिंग को। तो के इंटू डी हो गया, यहाँ पे स्टील आपकी कितनी है Fe500, Fe500 के लिए के की वैल्यू होती है 0.2D, डी यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ लेके जाना है आपको। ठीक है, डी यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ लेके जाना है, जो कि होगा आपका टोटल डेप्थ माइनस कवर, टोटल डेप्थ माइनस कवर, ये निकल के आ गया आपका आंसर, आपका आ रहा होगा 308.2। आप कैलकुलेट करिए साथ साथ में, जिन्होंने नहीं करा है, 308.2 आपका एक्सयू लिमिटिंग यहाँ से निकल के आएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक होगी तो आप लोग मुझे एक बार बता देना कि सर ये कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। वैसे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करता हूँ ज़्यादा, लेकिन कभी कभी हो जाती है। उसके बाद अगला चीज आपको क्या निकालना है यहाँ पे, अब आपको निकालना है सेकंड स्टेप में, आपको निकालना है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, क्योंकि आपको पता है टी बीम की डिजाइनिंग में हमेशा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ही यूज होगी। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आप कैलकुलेट करोगे ताकि आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म बना रहे और आपकी कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बी सफिक्स एफ का यूज करते हैं, ये हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो क्योंकि आपको यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम दी है और कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम लोग कंसीडर आइसोलेटेड बीम कंसीडर करेंगे, कंसीडर आइसोलेटेड टी बीम। अगर स्लैब प्लस वाली बीम आपको गिवन होगी तब तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो हम लोग आइसोलेटेड टी बीम को ही कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको बताया भी था वहां पे। यहाँ पे देखिए, जो एल इफेक्टिव आपको गिवन है, यानी स्पैन आपको गिवन है, वो गिवन है 9 मीटर का, और क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एल इफेक्टिव ही एल नॉट होता है। ठीक है ना, एल नॉट क्या होता है आपका, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। डीएफ वाली कंडीशन से भी एमओआर 1257.19 किलोमीटर मीटर आ रहा है सर, लेकिन वो सेटिस्फाई कर रही है क्या नहीं कर रही है, डीएफ में सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, मैंने यहाँ पे कर नहीं रखा है, लेकिन डीएफ वाली कंडीशन में अगर सेटिस्फाई कर रही होगी तो ठीक है, वेब में लाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है तो आपका आंसर निकलना चाहिए। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो उसके बाद फिर गलत गलत है। मतलब अगर डीएफ वाली कंडीशन में भी सेटिस्फाई कर रही तो एक्सयू, आप एक काम करिए, जितना आपका इसमें एक्सयू निकाला ना उसको 3/7 ऑफ एक्सयू करिए, दिस शुड बी लेस देन df इज लेस देन 3/7 ऑफ xu, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इसमें भी, मतलब df इज लेस देन 3/7 ऑफ xu, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही, पहले ये भी तो चेक करना पड़ेगा आपको, तभी आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल पाओगे, ये भी चेक करना एक बार आप। xu कितना निकल रहा आपका इस वाले में, xu कितना निकल रहा वो बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। हाँ, इसको आप चेक करिए एक बार, ठीक है, चेक करिए फिर बताना। ठीक है, तो एल इफेक्टिव आपकी 9 मीटर यहाँ पे है, तो यही आपकी एल नॉट होगी, दिस इज इक्वल टू एल नॉट, बिकॉज सिंपली सपोर्टेड बीम में एल नॉट क्या होता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द जीरो मोमेंट, या आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये आप बोल सकते हो एल नॉट को। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो टोटल लेंथ होती है वही आपकी एल नॉट होती है, ये मैंने आपको बताया था, एल नॉट इक्वल टू 9 मीटर, यही आपकी एल नॉट है। ठीक है ना, दिस इज द एल नॉट। और अगर कॉन्टिन्यूस बीम थी तो आप लोग 0.7 ऑफ एल इफेक्टिव लेके चल रहे थे, ये आपने करा भी था वहां पे सॉल्व। ठीक है, तो एल नोड आपको यही रखना है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, आप निकालिए इसको,
एक सेकेंड मैं पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपको कैलकुलेट करना है, करिए आप। एल नोट आपको पता है, आइसोलेटेड टी बीम के लिए इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैसे निकलती है ये आप कैलकुलेट करिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है एल नोट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ठीक है, बस ये फॉर्मूले में रखिए, निकालिए आप इसमें इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज आप निकालिए। तो एल नोट कितना हो गया आपका 9000 डिवाइडेड बाई 9000 बाई बी कितना गिवन है, बी आपको गिवन है 2000 mm प्लस 4, तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी ये एमएम में आ जाएगी, कितनी भी आएगी। ठीक है, प्लस बी डब्ल्यू विड्थ ऑफ वेब, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है 300 mm, विड्थ ऑफ वेब आपको गिवन है 300 mm। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, बस इसको सॉल्व करिए तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और ये इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपकी कैलकुलेट होकर आ रही होगी 1359 359। पॉइंट में नहीं लिख रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट इतना ही आ रहा होगा या तो फिर पॉइंट में कुछ आ रहा होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करना है इसको। 1359 1359 mm आपका कैलकुलेट हो जाएगा इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक्स यू कैलकुलेट करना है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन आपको पता नहीं है कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी लाई कहाँ पे करती है, तो जैसे आपने डब्ल्यूएसएम में एजम्पशन लेके चल रहे थे वही एजम्पशन आपको यहाँ पे भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले केस में यहाँ पे आप जो थर्ड स्टेप है उसमें आप पहला केस लीजिए, एज्यूम जो एक्स यू इज लेस देन डी एफ, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी लेस देन डी एफ है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि आपकी न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज पे लाई कर रही है, आपने ये एजम्पशन ले लिया, यानी न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज, ये आपने एज्यूम कर लिया है। तो जब आपने न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज आपने एज्यूम किया तो बस निकालिए एक्स यू न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज के लिए फॉर्मूला क्या था। इसके लिए फॉर्मूला मैंने लिखा था, देखिए अगर आपको दिख रहा होगा केस वन, तो केस वन के लिए मैंने फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कर रखा है एक्स यू निकालने के लिए। एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के विड्थ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको एक्स यू का यहाँ पे, बस इस फॉर्मूले को लगाइए वहाँ पे आप, और जैसे ही फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपका एक्स यू निकल जाएगा। तो एक्स यू आपका निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, एक्स यू इक्वल टू है आपका 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 इंटू एफ सी के 0.36 एफ सी के बी सफिक्स एफ, ये आपका फॉर्मूला है इसके लिए। बस रखिए फॉर्मूले में वैल्यू, सारी वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पे। 0.87 एफ वाई कितना है, एफ ई 500 स्टिल है, इंटू ए एस टी निकलेगा आपका यहाँ पे 6 बार्स हैं 32 mm के, 6 नंबर ऑफ बार्स 32 mm डायमीटर, तो इससे निकल जाएगा आपका ए एस टी 6 नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ 1 बार, तो 32 mm का एक है। ठीक है, 32 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू एफ सी के कितना है आपका, एफ सी के यहाँ पे आपको गिवन होगा 25 एफ सी के है, और इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आपने कैलकुलेट करके रख दी है यहाँ पे 1359 आपने कैलकुलेट करके रख दी है। बस एक्स यू यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, सिंपल सा एक्स यू निकल जाएगा आपका। एक्स यू कितना निकल के आ रहा है आपका, एक्स यू आ रहा होगा 171.6 mm, इतना आपका एक्स यू निकल के आ रहा है। अब जो आपने एज्यूम कर रखा है वो, सॉरी, जो डी एफ आपको गिवन है वो आपको 150 mm का गिवन है, और आपका एक्स यू निकल के आ रहा है 171.6, यानी आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ, एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ। आपने एज्यूम क्या किया था, एज्यूम किया था एक्स यू इज लेस देन डी एफ, तो यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन में एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ, यानी एक्स यू की वैल्यू डी एफ से ज्यादा है, तो आपका एजम्पशन इज नॉट करेक्ट, एजम्पशन इज नॉट करेक्ट। ये एजम्पशन जो आपने ले रखा है ये एजम्पशन आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला एजम्पशन आप क्या ले सकते हो, अगला एजम्पशन आप ले सकते हो सेकंड वाला एजम्पशन की एक्स यू 171, सेकंड वाले केस में एक्स यू 171 आ रही है,
3/7 ऑफ XU इज लेस देन DF होना चाहिए ना वो, तो निकालिए 3/7 ऑफ XU, 3/7 ऑफ XU 73, 3/7 ऑफ XU इज लेस देन DF। सेकेंड वाले केस में फेल कर रहा क्या या पास कर रहा? अच्छा अच्छा, ये फर्स्ट वाले का आंसर है, ओके। मैं सोचता सेकंड वाले का आंसर है आपका, आपने मैसेज करा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये आ गया आपका 171.6 है, इतना ही आ रहा है, ठीक है, 171 जिसका भी आ रहा है, ठीक है वो। तो XU इज ग्रेटर देन DF आपको दिख रहा है, तो एजम्पशन इज नॉट करेक्ट, एजम्पशन आपका करेक्ट नहीं है। अब आपको अगला एजम्पशन लेना पड़ेगा कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी अब वेब में लाई करेंगे, ठीक है। चौथे वाले स्टेप में आप करिए, कंसीडर न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब। तो न्यूट्रल एक्सिस को आपको वेब में कंसीडर करना है, और सेकंड वाले कंडीशन से मैंने बोला, आपको बताया था वो फेल कर रहा है शायद, आप लोग ट्राई करना, वो फेल ही कर रहा है, जितना मैंने इसमें तो फेल किया था वो, ठीक है, जब मैंने पहले किया था सॉल्व, आज तो नहीं किया मैंने कल में, लेकिन आप उसमें ट्राई करना है सेकंड वाले कंडीशन में, ठीक है। मैं सीधे थर्ड वाला केस लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कंसीडर न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब एंड XU इज ग्रेटर देन, जो थर्ड केस है आपका वो केस है XU इज ग्रेटर देन DF, यानी न्यूट्रल एक्सिस पे लाई कर रहा है, साथ में आपका DF इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ XU। ये केस मैं लेके चल रहा हूँ सीधे। सेकेंड वाले केस में आप ट्राई करना, ठीक है, लाई नहीं करेगा वैसे, जितना मुझे पता है लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा केस कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया YF वाला केस, YF वाला केस कंसीडर किया, जो YF हम निकाल रहे हैं उसको कंसीडर किया, ठीक है ना। तो इस केस से चेक करते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है ये चीज, ठीक है। जब आप इस केस से चेक करोगे तो देखिए YF की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, YF की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, आपको फॉर्मूला गिवन था 0.15 XU, ये मैंने कल कराया था फॉर्मूला, प्लस 0.65 DF, ठीक है। इससे आपकी YF की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि आपका यहाँ पे XU अननोन है, तो XU अननोन होने की वजह से अभी आप YF की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो 0.65 इंटू DF कितना है, 150 आपको गिवन है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, ये निकल के आया आपका 0.15 XU प्लस 97.5, ये निकल गई YF की वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन इसको 1 कर लो आप, यहाँ पे इक्वेशन 1 कर लो इसको, YF, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है टोटल C फोर्स इक्वल टू T फोर्स करना है, क्या निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालने के लिए, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालने के लिए, C फोर्स इक्वल टू T फोर्स, ठीक है। तो टोटल C फोर्स इक्वल टू T फोर्स, यानी C1 प्लस C2 इक्वल टू T, ये आपको करना है, ठीक है। इसका मीनिंग भी कर देता हूं मैं, C1 प्लस C2 इक्वल टू T। तो करिए इसको इक्वेट, जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो ये आएगा आपका 0.36 FCK BWXU, T1 इतना निकल के आया था आपका, C2 आपका निकल के आया था 0.45 FCK B सफिक्स F माइनस BW इंटू YF होता है ना, YF की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू YF होता है इसके बाद, लेकिन YF की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में YF की वैल्यू कितनी है, 0.15 XU, 0.15 XU प्लस 97.5, ये आपकी किसकी वैल्यू है, YF की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे YF की वैल्यू रख दी मैंने, ये हो गया आपका टोटल C फोर्स, टोटल C फोर्स इक्वल टू दिस, आपको किसके इक्वल करना है इसको, T फोर्स के इक्वल, तो 0.87 FYAST, इसको आपको करना है T फोर्स के इक्वल, ठीक है। बस वैल्यूज रखिए आप यहाँ पे, अब वैल्यूज रखिए और वैल्यूज रखने के बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। 0.36 इंटू FCK वैल्यू आपकी 25 इंटू BW की वैल्यू है 300 और XU आपको कैलकुलेट करना है, प्लस 0.45 इंटू FCK की वैल्यू है 25, और यहाँ पे आपको B सफिक्स F की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1359 माइनस 300 आपको वैल्यू गिवन है किसकी, BW की वैल्यू ये गिवन है, इंटू आपको क्या करना है 0.15 XU आपको निकालना है, प्लस 97.5, ये आपकी YF की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी, इसको इक्वेट करना है आपको 0.87 FY कितना है 500 इंटू AST, अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे 6 बार तो आप 32 mm डायमीटर आपके बात दे रखी थी, जब आप उसकी AST कैलकुलेट करोगे 6 इंटू 5/4 इंटू
डी स्क्वायर से कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 4825.5। ये मैंने निकाला कैसे एस टी 6 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर से, ठीक है ना, इसे निकाल दिया। बस यहाँ पे आपका एक ही अननोन है, एक्स यू आपका अननोन है और एक्स यू अननोन है, तो आप लोग एक्स यू की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जिन्होंने नहीं कर रखा है सॉल्व, आप इसको सॉल्व करना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 209 mm, 209 mm ये वैल्यू निकल के आ रही होगी। ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन डी एफ। डी एफ कितनी है, 150 mm ही है, ठीक है। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन डी एफ, हेंस ओके, ठीक है। पहला वाला केस तो पास कर गया कि हाँ भाई जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है वो वेब में लाई कर रही है, ठीक है। इतना तो आपका ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको चेक करना है कि सेकंड वाला केस इज डी एफ इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्स यू, ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, ये भी आपको चेक करना है। तो आप क्या करिए, 3/7 ऑफ एक्स यू निकालिए, 3/7 ऑफ एक्स यू निकालिए। तो जब 3/7 ऑफ एक्स यू निकालोगे आप तो ये क्या होगा, 3/7 इंटू 209, जो कि निकल के आएगी आपकी 89.57। ये आपकी 3/7 ऑफ एक्स यू निकल के आएगी, ठीक है। डी एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, 150 mm, ये आपको गिवन है 150 mm। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी एफ इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्स यू, सिंपल सी बात है। डी एफ इज ग्रेटर देन 3/7 ऑफ एक्स यू, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड केस, यानी आपका जो केस है जो हमने एज्यूम कर रखा है वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करगी, ठीक है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक तो आपकी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी पहली वाली, और जो सेकंड वाली कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई करेगी। यानी जो आपने एजम्पशन ले रखा है वो एजम्पशन आपका एकदम करेक्ट है। इसी एजम्पशन के बेस पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। देखिए आप, ठीक है, ये आपका एजम्पशन ओके, एजम्पशन ओके, ठीक है। तो एजम्पशन आपका बिल्कुल सही है। अब आपको देखिए यहाँ पे एक्स यू कितना निकल के आया, एक्स यू आ गया आपका 209। एक्स यू लिमिटिंग कितना निकल के आ रहा था, पीछे देखिए, एक्स यू लिमिटिंग आपका निकल के आ रहा है 308, यानी एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग, दिख रहा है आपको, ठीक है। जब एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग तो सेक्शन आपका क्या है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है एजम्पशन इज करेक्ट एंड एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग, so under reinforced section, under reinforced section, under reinforced section, ठीक है। बस अंडर रेनफोर्स सेक्शन है आपका, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए आप डिजाइन कर दो। ये चेक करने की जरूरत क्यों पड़ती है यहाँ पे, भले ही अंडर रेनफोर्स सेक्शन यहाँ पे आप ओवर रेनफोर्स सेक्शन या बैलेंस सेक्शन आप न भी चेक करोगे चलेगा एलएसएम में, लेकिन ये चेक करने की जरूरत यहाँ पे इसलिए पड़ती है बिकॉज अगर आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स सेक्शन आ गया तो आपको सेक्शन को रिडिजाइन करना पड़ेगा, ये आपको पता है। इसीलिए हमको यहाँ पे ये सेक्शन चेक करने की जरूरत पड़ती है कि सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है, ठीक है ना, इतना आपको पता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब आप करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी करोगे, यूज एक्स यू को आप यूज करोगे, ठीक है। एक्स यू की वैल्यू यूज करो और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकाल लो, सिंपल सी बात है। अगर बैलेंस सेक्शन आता तो एक्स यू लिमिटिंग वाली वैल्यू यूज करते, और अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन आएगा तो मैंने बता दिया आपको सेक्शन को रिडिजाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 कंडीशन बनती है एलएसएम में, इसीलिए हम लोग को सेक्शन चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे हमें एक्स यू रखें या एक्स यू लिमिटिंग रखें या सेक्शन हम रिडिजाइन करें, ये चेक करना जरूरी है, ठीक है ना। तो रखिए बस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका 0.36 FCK PW D minus 0.42 XU plus 0.45 FCK D suffix F BW YF into D minus YF by 2। ये सारे फॉर्मूले आपको, ये फॉर्मूला आपको रखना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, जो हमने अभी लिखा था पीछे। बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें एक अननोन हमारा बचा हुआ है, अभी भी एक अननोन बचा हुआ है, वो बचा हुआ है वाई एफ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 वाई एफ की वैल्यू निकालिए, एक अननोन बचा हुआ है अभी, ये इक्वेशन 1 से वाई एफ की वैल्यू निकालनी है आपको। एक्स यू पता चल गया ना आपको, 209 है, तो वाई एफ आपका निकल जाएगा। तो वाई एफ निकालिए पहले आप फ्रॉम इक्वेशन 1। वाई एफ इक्वल टू क्या होता है आपका
0.15, XU आपका है 209 प्लस 97.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ रहा होगा 128.85 mm। इतना आपका ये सॉल्व करके आ रहा होगा। ठीक है, बस आपकी सारी वैल्यूज नोन है, अब आपको फॉर्मूले में रखना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो 0.36 इंटू XCK 25 इंटू 300, ये आपका BW की वैल्यू है, इंटू XU आपका 209 है। ठीक है, 670 माइनस 0.42 इंटू XU आपका अगेन 209 है। ठीक है, प्लस 0.45, FCK कितना है आपका 25 है, इंटू 20 अफिक्स से F आपने निकाला था 1359, BW आपका है 300 और YF की वैल्यू आपने निकाल दी है यहाँ पे 128.85 इंटू D माइनस D कितना है 670 माइनस YF बाई 2 128.85 डिवाइडेड रख दिए और इसमें आप रखिए और आपका आंसर निकल गया। ये आंसर आपका निकल के आ रहा है, जो कि सबका आपका निकल के आया अप्रोक्सीमेटली इतना ही निकल के आया है, 1258 किलो न्यूटन मीटर। 20 मार्क्स देके जाएगा आपको सीधे सीधे। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने कि कैसे हमने फॉर्मूले निकाले हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव बताऊं तो मैं आपको, और फिर आपके कॉन्सेप्ट है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा जो कि बच्चों का निकला भी है। ठीक है ना, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। ये क्वेश्चन है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो जिसका आपने अभी तक जिसने नहीं लिया है। पहला पेज ये है। अच्छा, कल बच्चे कुछ बोल रहे थे पहले वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मैं अभी लास्ट में एक बार क्वेश्चन करा के दे दूंगा आपको। ठीक है ना, एक बार हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं 8-10 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, ये पहला पेज हो गया, ये सेकंड पेज, थर्ड पेज। वैसे लेक्चर आपका अपलोड भी हो गया है, कल दोनों लेक्चर आपके अपलोड हो गए हैं। हाँ वीडियो आ गई है, ठीक है, अगर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वीडियो तो आ गई है वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, और ये फाइनली ये। ठीक है, बस अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हुए जाना, साथ में मैं थोड़ा टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे साथ साथ में ही। ठीक है ना, तो 8 से 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, शाम को टेस्ट पेपर आपका आ जाएगा, तो 10 क्वेश्चन शाम के क्वेश्चन जो कल डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते भी हैं कभी, तो आप लोग सॉल्व कर लेना कहीं पे, जैसे जितने मैं टफ क्वेश्चन थे कहीं से नहीं मिल रहे थे, मैं सब उठा के डाल दिए। ठीक है, टफ क्वेश्चन वैसे आते नहीं है यहाँ से, अब आपको सिंपल लगेगा, आपने जिसमें सॉल्व कर रखे ना सभी क्वेश्चन आपको सिंपल ही लगने वाले हैं। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट फिर। करिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, अगर किसी को विजिबिलिटी में इश्यू आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा, तो आप लोग बता देना, मैं इसको जूम और कर दूंगा। वैसे मेरे को प्रॉपर दिख रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दिख रहा है ये क्वेश्चन अभी। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बता देना। पहला क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए इसका। सभी बच्चे के आंसर चाहिए मुझे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। रिस्पॉन्स तो मुझे हर किसी का चाहिए, एटलीस्ट आंसर चाहिए, भले आपका गलत आए सही आए कोई दिक्कत नहीं, मुझे आंसर चाहिए। चैट वाले सेक्शन में जितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सारे बच्चे आंसर दें इसका। आपके लाइव में होने का यही बेनिफिट है कि आप रियल टाइम में चीजें करोगे, और रियल टाइम की चीजें दिमाग में हमेशा याद रहती हैं, ये ध्यान रखना। रिकॉर्डिंग से अगर चीजें करने की कोशिश करोगे तो वो चीजें रियल टाइम की नहीं है, वहां पे आपका दिमाग ज्यादा नहीं लगेगा जितना यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो जो क्लास है 1.5-2 घंटे की जो भी क्लास होती है आपकी, वो आप प्रॉपर अटेंड करो, इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन सामने आपके है, इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप। देखते हैं कितनों के कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होकर चल रहे हैं। अगर जिसने इसका आंसर दे दिया तो बहुत बढ़िया आपके बात। एक का आंसर आया ए, मीतू नेगी का आंसर आ रखा है ए। अस्मिता सेमवाल पूछती रही कि सी हो सकता है क्या, वो तो मैं बताऊंगा अभी आपको, अभी मेरे को आंसर बताइए आप। हिमांशु नियाल सी,
पूजा ए, ठीक है, पूजा ए, दीपक गौर ए, 3-4 बच्चों के ए आया, बाकी के सी, कुछ के सी भी आ रखे हैं, अक्षरा सेमवाल, हिमांशु उनियाल के सी, 1 2 3, आदिबा खातून का बी आंसर आया, गुड, कुछ ज्यादा डिफरेंस आया। गैलेक्सी J2 ए, एनीवन एल्स? गुड, ट्राई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, ट्राई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग लग रहा है, बहुत बढ़िया है। करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, सब भूल देते हैं, कुछ तो होगा ही। हाँ वही ABCD सब बोल दो, कुछ तो आंसर आएगा ही। ठीक है, कोई बात नहीं, दिमाग लग गया आपका, करते हैं सॉल्व इसको। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है आपसे, इफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय KD in working stress design, then the value of K for balance section is, then the value of K for balance section is depend only on sigma st, depend only on sigma cbc, depend on both sigma st and sigma cbc, is independent of both sigma st and sigma cbc। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन कभी सॉल्व करते हो तो जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है वो फॉर्मूला पहले तो लिख लो आप सीधे, ठीक है। तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ अभी, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, साइड में इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। हो जा भाई, छोटा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन छोटा कर लिया, अब हमारे पास सफिशिएंट स्पेस बचेगा इसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, ये क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज KD, तो आपको पता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस KD फॉर्मूला किसके लिए होता है, ये होता है आपका लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए होता है, ये आपको पता ही है, यानी अगर आप कहीं पे एक्सयू लिमिटिंग कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला KD होता है, ये आपको पता ही है। तो ये आपको पता चल गया कि जहां पे KD की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि KD की बात करने का मतलब है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं वहां पे, इतना आपको पता चल गया है, ठीक है। देन उसके बाद हमसे पूछ रहा है ये कि जो वैल्यू ऑफ K किस पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे देखिए K की वैल्यू क्या होती है, वहां पे K की वैल्यू होती है आपकी M इंटू सी अपॉन T प्लस M इंटू सी, ये होती है K की वैल्यू, इतना आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे इतना भी पता है कि हम अगर C लेके चल रहे थे तो दिस C इक्वल टू सिग्मा CBC, अगर हम कहीं पे C लेके चल रहे थे वहां पे तो हमने बोला था वहां पे कि हमारे नोटेशन में C इक्वल टू सिग्मा CBC ही है, ठीक है ना, ये C इक्वल टू क्या है, सिग्मा CBC है, ये हमने वहां पे पढ़ा भी था। तो मैं अगर C लिखता हूँ तो वो सिग्मा CBC है, वो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और T इक्वल टू क्या होगा, T इक्वल टू इन सिमिलर वे इक्वल टू सिग्मा ST, सिंपल, तो T इक्वल टू सिग्मा ST होगा। तो देखिए यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि ये दो पे डिपेंड कर रहा है, कि किस पे, C पे भी कर रहा है, T पे भी कर रहा है, लेकिन यही आपकी गलती रहेगी। अगर किसी को याद होगा तो, मुझे क्लास में बच्चे का नाम नहीं पता, लेकिन क्लास में किसी कि सर ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्वेश्चन मुझे याद है, अभी भी क्लास में किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, मैंने वहां पे डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखिए आप देखिए यहाँ पे m इक्वल टू क्या होता है, 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC होता है। m इक्वल टू क्या होता है, 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC को मैं C लिख रहा हूँ, ठीक है, ये होता है इंटू C इक्वल अपॉन T प्लस 280 अपॉन 3C इंटू C। देखिए यहाँ पे आप C से C कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे 280 अपॉन 3 अपॉन T प्लस 280 अपॉन 3। तो अब देखिए ये K की वैल्यू है, K किस पे डिपेंड कर रहा है, अब आपका देखिए ओनली T पे, ठीक है। तो जिसका भी आंसर आपका A आ रहा है, वेरी वेरी गुड, आपको बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर नीतू नेगी ने दिया था, जो कि बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा जिन्होंने भी दिया पीछे आंसर, ठीक है, उनका आंसर एकदम सही था। जो पहला आंसर देगा उसका बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं उसका नाम भी लूंगा यहाँ पे, और आंसर आपका जो जिसका पहला आएगा वो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ए आंसर आपका इसका करेक्ट है कि जो के की वैल्यू है बैलेंस सेक्शन के केस में, इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन विच टी, किस पे डिपेंड कर रही है, टी, जो जिसको आप लोग बोल रहे हो सिग्मा एस टी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल था नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था,
लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई के एग्जाम के लिए परफेक्ट बना हुआ क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन, ठीक है। एलएसएम से भी क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने पहले से भी उठा के ला रखा हूँ, ठीक है, ताकि कुछ चीजें क्लियर हो जाए आपकी, आपको याद रहे। बताइए, इसका आंसर तो लगभग सभी का आना चाहिए यार। मीतू नेगी अगेन सी आंसर, दीपक गौर ए आंसर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए, ये कहना क्या चाह रहा है पहले ये आपको पढ़ना है क्वेश्चन को, उसके बाद आप आंसर बताइए। सी ए, फटाफट दो भाई आंसर, दो तभी तो डिस्कशन होगा। गैलेक्सी J2A, ओके। आगे कोई डी, बी, हिमांशु उनियाल ए, ठीक है, 3 ए वाले आगे, 1 सी। बहुमत ए की ओर जाता हुआ, क्या सरकार बन पाएगी? 3-1 से बहुमत ए में। बाकी भी दो, जल्दी आंसर दो भाई, वेट कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल थोड़ा है तो सॉल्व कर रहे हो यार, या कोई नेट पे सर्च मार रहा है कि आंसर क्या है इसका। खुद ही दे दो यार अपने हिसाब से आंसर, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी आएगा तो। 4 बच्चों ने आंसर दे रखा है, जिसमें एक का आंसर सी आ रखा है, मीतू नेगी, बाकी औरों का आंसर ए आ रखा है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सोच लिया हो तो हम डिस्कस कर लें इसको। अगर इस क्वेश्चन के बारे में आपने अच्छे से सोच लिया हो तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल शुड नॉट बी मोर देन। ये कौन सा केस है जो 5% बोल रहे हो, ये तो आप बोल रहे हो 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल वाला आंसर दे दिया आपने कि 5% आपके फेल करने चाहिए, लेकिन 95 वाले केस में पास होना चाहिए। मीतू नेगी का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आपका तैयारी मतलब बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखिए आप, इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन द टेस्ट रिजल्ट आपका जो आपका बता रहा है, ये आपका क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है थोड़ा सा घुमा के पूछ रखा है। और ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन है आपका जो टेस्ट सैंपल आप चेक कर रहे थे, वहां पे 3 केस पढ़े थे ना आपने। पहले आप एफसी के एफ एवरेज इज ग्रेटर देन पे चेक कर रहे थे, उसके बाद आप क्या करते थे, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट एफसी के -3। देन जो थर्ड वाला केस था जिसमें इनवैलिड होता था, ये वही क्वेश्चन है भाई। तो थर्ड केस आपका था इनवैलिड वाला केस, ये वही वाला क्वेश्चन है जहां पे आप टेस्ट रिजल्ट चेक कर रहे थे, ठीक है ना। अगर किसी को भूल गए हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे पहले वाले केस में अगर आपको टेस्ट रिजल्ट आपको वैलिड बोलने हैं कि टेस्ट रिजल्ट आपको लेने हैं, तो पहला तो क्या था, एफ एवरेज ग्रुप शुड ग्रेटर देन कितना था, पॉइंट एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा ना। एफ एवरेज शुड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा, ठीक है। एक तो ये था आपका एफ एवरेज इज ग्रेटर देन, इसमें पास होना जरूरी था। उसके बाद क्या था आपका, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट एफ सी के शुड ग्रेटर देन एफ सी के -3। 2 केस कराए थे मैंने आप वहां पे, आपको कहाँ गया ये, अगले वाले में कर दिया मैंने, वाह। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.825। क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड वेट करना प्लीज ना, कभी कभी दिमाग का संतुलन खराब हो जाता है, ठीक है। इंसान है, चल होती है गलतियां, ठीक है ना। ये देखिए आप, पहला वाले केस में क्या था आपका, एफ एवरेज शुड ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। 0.825 सिग्मा, पहला केस ये था। सेकेंड वाले केस में क्या था आपका, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट एफ सी के शुड ग्रेटर देन इक्वल टू ITR है वो, ठीक है ना, FCK नहीं, वो ITR है। ITR, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ चीजें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ याद है मुझे। ITR शुड ग्रेटर देन इक्वल टू FCK -3। और थर्ड रिजल्ट क्या था कि F एवरेज से आपकी वैल्यू 15% से ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए, ये आपका था ना रिजल्ट की वैल्यू, प्लस 15%। यही तो चीज पढ़ाई थी मैंने आपको, 3 रिजल्ट में मैंने आपको यही चीजें पढ़ाई थी वहां पे,
ठीक है ना, यही चीज मैंने वहां पे पढ़ाई थी आपको। तो ये तीसरा वाला केस ही है जो वो ये पूछ रहा है, देखिए आपसे, द इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल शुड नॉट बी मोर देन, कहाँ से, एवरेज से कितना स्ट्रेंथ नहीं वेरी करनी चाहिए। ये एवरेज देखिए आप, सब में एवरेज से दे रखे हैं, 5% ऑफ एवरेज, प्लस माइनस 10% ऑफ एवरेज, प्लस माइनस 15% ऑफ एवरेज, ठीक है, प्लस माइनस 20% ऑफ एवरेज। तो एवरेज से ये वैल्यू 15% से ज्यादा आपकी ये वैल्यू वेरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो एवरेज से 15% से ज्यादा ये वैल्यू वेरी नहीं करनी चाहिए, सी इसका सही आंसर है। इफ वैल्यू ग्रेटर देन 15% देन होगा क्या, आपके रिजल्ट जो होंगे, रिजल्ट्स आर इनवैलिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स आर इनवैलिड। यानी मैंने बताया था आपको कि आपने फील्ड में प्रोपोजन यूज करते टाइम या क्वालिटी कंट्रोल में कोई ना कोई मिस्टेक कर ली होगी, इसी वजह से ये वैल्यू आपकी 15% से ज्यादा गई है, ये मैंने क्लास में आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये वही क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल वेरिएशन आपका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एवरेज से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में, बहुतों का क्वेश्चन गलत हुआ, सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया यहाँ पे, ठीक है। तो इससे पहले वाले का आंसर आपका कितना था, ए है ना, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है ना, ए आंसर है सिग्मा एस टी। अगला देखिए आप, सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप करिए फटाफट, क्वेश्चन पढ़िए, टूट जाइए इसके ऊपर, फटाफट ये क्वेश्चन करके बताइए। करिए क्वेश्चन। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम दिया हुआ है, ठीक है ना, कट रखा है पीछे, वो कॉलम है। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम डिजाइंड बाय वर्किंग स्टेट मेथड इज 500 किलोन्यूटन है। ये कट गया क्वेश्चन, थोड़ा सा कट गया, 500 किलोन्यूटन, 500 किलोन्यूटन। द कोलैप्स लोड ऑफ द कॉलम इज, द कोलैप्स लोड ऑफ द कॉलम इज। अब कॉलम का क्वेश्चन देख के ये मत सोचना कि कॉलम सर पढ़ाया नहीं है, ये लिमिट स्टेट मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है, लिमिट स्टेट का मेथड का क्वेश्चन है। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम डिजाइंड बाय वर्किंग स्टेट मेथड इज 500 किलोन्यूटन। द कोलैप्स लोड ऑफ द कॉलम इज, आपको निकालना है कोलैप्स लोड कितना होगा, बताइए फटाफट, इसका आंसर दीजिए फटाफट। और ये एसएससी जेई में आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, आगे भी आने के चांसेस काफी ज्यादा है। अस्मिता सेमवाल का ए आंसर, नहीं नहीं, ये कौन सा आंसर है, अच्छा मीतू नेगी सी आंसर अगेन, मीतू नेगी का आंसर सबसे पहले आ रहा है, देखो सबसे आगे जा रही है, आप मतलब कर नहीं रहे हो। और दीपक गौर का भी सी आंसर आ रखा है, ठीक है, दो का आंसर सी सी आ गया। बाकी बताइए भाई, जल्दी करिए, करो जल्दी, दिमाग लगाइए, क्या पूछना चाह रहे हैं ये क्वेश्चन। मीतू नेगी के तीन क्वेश्चन सही है, दीपक गौर के शायद दो क्वेश्चन सही है, अस्मिता सेमवाल के भी सी आंसर है, ठीक है, हिमांशु नियाल सी आंसर है, पूजा सी आंसर है, गुड। अभी रिस्पॉन्स अच्छा आया, बहुत ही बढ़िया। और भी कोई बचा है क्लास में, बचे तो बहुत है, आंसर देंगे नहीं। गैलेक्सी J2 सी आंसर, वेरी गुड, सबका आंसर है और सबका आंसर लगभग आ गया। बाकी कुछ का आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही आंसर आ रहा है लगभग सबका, वेरी वेरी गुड, सही आंसर है सबका, ठीक है। कर लेते हैं डिस्कस इसको। तो देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ये बोल रहा, जो डिजाइन लोड है आपका 500 किलोन्यूटन है, ठीक है ना। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से आप किस में डिजाइन करते थे, अगर मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करूं तो आप डिजाइनिंग करते थे वहां पे वर्किंग लोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, वर्किंग लोड गिवन है, वर्किंग लोड ही तो आपका क्या था वहां पे, डिजाइन लोड था ना। तो वर्किंग लोड आपका कितना है, 500 किलोन्यूटन, ये आपसे बोल रहा है। कोलैप्स लोड बताइए, कोलैप्स लोड आप कहाँ निकालते हो भाई, कोलैप्स लोड आप निकालते हो एलएसएम में, ठीक है ना, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। तो कोलैप्स लोड ही एलएसएम में निकालते हो, और कोलैप्स लोड होता है आपका वर्किंग लोड इंटू 1.5, ये मैंने क्लास में बताया था आपको। फैक्टर्ड लोड ही कोलैप्स लोड है, कोलैप्स लोड इज द फैक्टर्ड लोड, अल्टीमेट लोड। कभी भी क्वेश्चन में पूछ दे आपसे कि अगर ये क्वेश्चन सेम आए कि वर्क आपको दिया हुआ है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से 500 किलोन्यूटन, और आपसे बोल दे अल्टीमेट लोड निकालिए, या आपसे क्या बोल दे फैक्टर्ड लोड निकालिए, तो आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसने कोलैप्स लोड के बेस पे पूछा है, तो सारी की सारी चीजें सेम है, ठीक है, सब चीजें सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कोलैप्स लोड की, कोलैप्स लोड की, या मैं बोलूं आपका क्या अल्टीमेट लोड की, अल्टीमेट
लोड, या इसको आप बोल सकते हो फैक्टर लोड, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये होता है आपका 1.5 इंटू वर्किंग लोड। वर्किंग लोड कितना दिया हुआ है आपको? वर्किंग लोड क्वेश्चन में गिवन है आपको 500 mm का, 500 किलो न्यूटन का। बस कितना आ गया? 750 आ रहा हुआ है किलो न्यूटन, सिंपल। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट आपका लोड में लग रहा था वही मोमेंट, कहीं आपको मोमेंट दे रखा है, स्ट्रेस दे रखा है, तो बस आपको सिंपल सी बात है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, सी इसका करेक्ट आंसर है। किसी को भी कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन को। पीपीटी से पढ़ने का एक फायदा आपको ये है कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने को मिलेंगे, क्योंकि क्लास में अगर आप करते तो क्लास में शायद इतने बड़े क्वेश्चन मैं वहां पर डिक्टेट करा के नहीं करा पाता। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन आ रखा है, पूरा का पूरा छाप दिया। जो हमने टेबल पढ़ लगी थी पूरी की पूरी छाप दी यहाँ पे उन्होंने। तो क्लास में हम ये चीजें डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, कर सकते थे मैक्सिमम चीजें, लेकिन यहाँ पे अब ये है कि इमेज में लेके सीधे यहाँ पे आपको करा सकता हूँ। तो ऑनलाइन पढ़ने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं आपको, ठीक है ना, ऑनलाइन पढ़ने के बेनिफिट्स भी हैं आपको, जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। अभी अगर मैं क्लास में करा रहा होता तो ये क्वेश्चन अगर मैं डिक्टेट करता तो आप बताइए 10 मिनट इसको लिखने में लगता है, 5 मिनट इसको सॉल्व करने में लगता है, 15 मिनट का कुछ टाइम जाता है, लेकिन क्लास में आप इसी क्वेश्चन को 3-4 मिनट में सॉल्व कर लोगे। तो ऑनलाइन में बेनिफिट्स हैं आपके, टाइम बचता है। ठीक है, करिए ये क्वेश्चन, बहुत हो गया रामायण, आप क्वेश्चन करिए फटाफट। एक ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, करिए एक बार। मैं एक बार बैक होके जा रहा हूँ, एक सेकंड रुकना आप लोग प्लीज। एक 3 क्वेश्चन करें ना, 4 तो क्वेश्चन है, 1 2 3 4। ठीक है, इसको करिए आप। इसका आंसर बताइए मेरे को, जिसको टेबल याद है तो वो आंसर बता जाएगा। एक आंसर अभी आ गया, फिर आ गया इसका आया, अभी आया राहुल दीमान का, पहले सी आंसर आ रखा है। ठीक है, और लोग बताइए। वो तो ए भी सकता है, डी बी भी सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी सकता है। ठीक है, एक आंसर तो ये है इसका, राहुल दीमान का सी आंसर आ रखा है। आदिबा खातून का आंसर भी आया आपका सी, 2 का आंसर आ गया। बाकी भी ट्राई करिए फटाफट। सारे ऑप्शन गो थ्रू जाना आप लोग, सारे ऑप्शन में मीठू ने सी आंसर आया। ठीक है, सारे ऑप्शन में जाना, सारे ऑप्शन पढ़ना आप लोग पहले, ठीक है ना, उसके बाद जो मोस्ट सुटेबल होगा उसी पे आपको आगे बढ़ना है। इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, सर्विसिएबिलिटी और जो कोलैप्स की कंडीशन है दोनों को इन्होंने मैच कर दिया है, आपस में साथ में दे दिया है। ठीक है, तो सर्विसिबिलिटी और कोलैप्स की कंडीशन को साथ में इन्होंने दे दिया है। हिमांशु उनियाल जी का आंसर डी आ रखा है। ठीक है, अस्मिता सेमवाल का आंसर आ रखा है सी। तो एक आंसर डी आया है, बाकी सारे के सारे सी आ रखे हैं। ठीक है, करते हैं डिस्कस इसको। एक मौका मैं और दूंगा आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन उठा के लेके आ रहा हूँ मैं इस टाइप के, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहले आया था, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम टेबल बना के ही बना ही लेते हैं, ठीक है ना। फटाफट मैं टेबल 1 मिनट में, मैं पूरा कॉम्बिनेशन नहीं लिखूंगा, वो मैंने बताया था आपको। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या था आपका, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। इन सिमिलर वे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, ये आपके कॉम्बिनेशन थे। ठीक है, तो पहला जो कॉम्बिनेशन बन के आ रहा था वो कॉम्बिनेशन था आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड का। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन बन के आ रहा था किसका, डेड लोड प्लस लाइव लोड का। तो ये वैल्यूज आपको सीधे सीधे रखनी है यहाँ पे और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो वैल्यूज आपको जो आपने याद करी हुई है वो आपको रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो डेड लोड और लाइव लोड का लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के केस में आपका कितना था, 1.5 1.5। उसके बाद आपका था, उसके बाद आपका था डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, ये था आपका 1.5, या स्टार में आप 9 ले लो, ओवर टर्निंग में भी था। ठीक है,
और 1.5, और तीनों का अगर कॉम्बिनेशन है तो 1.2 1.2 1.2, ये सारी चीजें आपने लिखी थी वहाँ पे टेबल में। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की मैं बात करूँ अगर, तो यहाँ पे डेड लोड प्लस लाइव लोड का 1 1, ये भी आपका सेकंड वाला 1 1 कॉम्बिनेशन, डेड लोड प्लस विंड लोड अर्थक्वेक लोड का। और थर्ड कॉम्बिनेशन आपका बनना था 1 आपका 0.8 बस आपको मैच करना है यहाँ पे, मैच करके आप करिए यहाँ पे सॉल्व, ठीक है, मैच करके करिए सॉल्व इसको। ये आपकी टेबल थी, इस टेबल के बेस पे ही सॉल्व करना है आपको। अब देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ये ऑप्शन कह रहा है आपका 1.5 ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस लाइव लोड, यानी अब आपको खुद ही पहचानना है कि कौन सी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की कंडीशन है, कौन सी कंडीशन कोलैप्स की है। ये काम खुद का अपना है, ठीक है ना, इतना दिमाग लगाना खुद का काम है यहाँ पे। देखिए आप, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, जिसका भी सी आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर है आपका, आपका बहुत बढ़िया, सबका आंसर जरूर सी आएगा, एक ही का डी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आपका भी, ठीक है ना। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो पहला वाला देखिए 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, लोड प्लस लाइव लोड इतना ही सही दे रखा है। 1.5 प्लस डेड लोड प्लस विंड लोड, ये भी ठीक है, कल कोलैप्स की कंडीशन चल रही है यहाँ पे देखिए 1.5 ऑफ डेड लोड प्लस विंड लोड। उसके बाद ये आपका 1.2 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, ये भी आपका सही है, ये कंडीशन पूरी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, ठीक है। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, ठीक है, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। तो पहले वाले केस में लगभग लगभग सारे सही हैं, लेकिन आपको आंसर चूज करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट, सारे ऑप्शन पे जाना है आपको एकदम, और उसके बेस पे आपको आंसर चूज करना है, ठीक है। सेकंड देखिए, बी पे देखिए आप, बी वाले पे 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड दिया हुआ है, 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है, डेड लोड प्लस लाइव लोड, और डेड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड प्लस विंड लोड। तो डेड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड, ये भी सही है, कंडीशन सारी सही है, मैक्सिमम सही इसमें से कौन सा है आपका, ठीक है ना जी। देखिए आप थर्ड केस देखिए आप यहाँ पे, या फोर्थ में चलते पहले हम, ठीक है। ये आपका क्या है 1.2 डेड लोड लाइव लोड विंड लोड, सही है, ठीक है, तीनों केस में कंडीशन यही बनती है। उसके बाद ये आपका 1 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड, ये भी सही है, 1 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड, देखिए आप, ठीक है, 1 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड। उसके बाद ये आपका 1 इंटू डेड लोड प्लस विंड लोड, 1 इंटू डेड लोड प्लस विंड लोड, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की कंडीशन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आपका डेड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड विंड लोड, ये भी सही है, तो कंडीशन यहाँ पे भी सही है, तीनों की ए बी डी सब सही है। सी पे आइए आप, सी पे देखिए आप, ठीक है, 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड, यानी पहला वाला केस दे रखा है, मैं रेड से कर रहा हूँ, ठीक है, 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड, 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड, पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना है। सेकंड कॉम्बिनेशन देखिए 1.5 इंटू डेड लोड प्लस विंड लोड, 1.5 इंटू डेड लोड प्लस विंड लोड, ये भी कंडीशन बनी है यहाँ पे। थर्ड कॉम्बिनेशन देखिए 1.2 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड इंटू 1.2, सी वाली कंडीशन सही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सर्विसिबिलिटी पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 डेड लोड प्लस लाइव लोड, यानी ये वाली कंडीशन इन्होंने ले रखी है, 1 डेड लोड प्लस लाइव लोड। उसके बाद क्या ले रखा है इन्होंने यहाँ पे, 1 डेड लोड प्लस विंड लोड, 1 डेड लोड प्लस विंड लोड। देन उसके बाद फाइनल में इन्होंने ले रखा है डेड लोड प्लस 0.8 ऑफ लाइव लोड प्लस विंड लोड, यानी डेड लोड प्लस 0.8 ऑफ लाइव लोड प्लस विंड लोड, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो सी वाले केस आपका मोस्ट सही तो सभी है, ए बी सी डी सारे केस सही है आपके, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कोलैप्स ऑफ सर्विसिबिलिटी की जो सारी कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, क्वेश्चन ने ये पूछ रखा है आपसे, ठीक है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है आपकी सी पे, ठीक है, सी पे आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। बाकी ए बी डी पे भी ये कंडीशन से जो बन रही है, ये सारी की सारी कंडीशन से सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपका आंसर सी है, इसी वजह से आपका आंसर यहाँ पे सी रहने वाला है, ठीक है ना। तो वो टेबल जो है आपकी वो दिमाग में रहनी चाहिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में आ रखा है, ये ईएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन्होंने एसएससी जेई में पूरा पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए एसएससी जेई का लेवल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका, अच्छा है। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो पूरी की पूरी टेबल क्लियर होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कौन से आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है ना, और किस कॉम्बिनेशन में कौन सी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी लगने वाली, ये क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैंने आप पे टेबल से रिलेट करा दिया है, बाकी वैसे क्वेश्चन सबका आ गया था, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पे आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करके सी पे, ओके। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, दोबारा पूछना है। कॉम्बिनेशन मैंने आपको लिखा रखा है वहाँ पे, इसके बेस पे क्वेश्चन भी कराया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन हर किसी का लिखा नहीं है, सीधे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है यहाँ पे, ठीक है ना।
क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन और आंसर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। A doubly reinforced section beam is considered less economical than a singly reinforced section because बताइए भाई। इसका आंसर भी दे दीजिए। क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को भी क्लास में मैंने डिस्कस करा हुआ था। इसका आंसर दे दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जेई में कभी भी पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन हमने डब्ल्यूएसएम में डिस्कस किया था। बताइए आंसर फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिए। किसी को भी समझ में आ रहा है कुछ चीज तो आंसर दीजिए फटाफट। क्या हो गया भाई, अटक क्यों गए? अच्छा, स्क्रीन क्लियर कर दीजिए। स्क्रीन में अब दिख रहा? अभी भी क्लियर नहीं है? ठीक है तो करिए फिर। मुझे लगा चैट वाला मेरे को दिखता है, आपको नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं, करिए। पढ़िए क्वेश्चन और फटाफट इसका आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। और ये अगर क्लास में किसी ने मेरे क्लास जिस दिन, अगर मुझे याद है तो इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा डिस्कस करा था। मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पे क्लास में डिस्कस, हिमांशु उनियाल ने क्वेश्चन पूछा था क्लास में। ठीक है, मुझे इतना भी पता है किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है क्लास में और कहाँ पे आ रखा है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका देखो प्रीवियस ईयर में आ रखा क्वेश्चन है, 3 बच्चों का आंसर भी आ गया। हिमांशु उनियाल का सी आंसर आ रखा है, राहुल दीमान का भी सी आंसर आ रखा है, गैलेक्सी J2 का सी आंसर आ रखा है। और का आंसर और भी बताइए भाई, और भी बताइए। एक बार अच्छे से 4 के 4 ऑप्शन पढ़ो, एक बार आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अच्छे से पढ़िए एक बार कि डब्ल्यू रेनफो सेक्शन में होता क्या था। जब डब्ल्यूएसएम हमने पढ़ी थी, गैलेक्सी J2, मीतू नेगी डी आंसर, बाकी सबका सी आ रखा है। एक बच्चे का आंसर डी आ रखा है जिसका नाम है मीतू नेगी, बाकी आपका सभी का सी आंसर आ रखा है। 95% वोटों से सरकार बन रही है सबकी, विपक्षी पार्टी में है मीतू नेगी। बताइए कोई और, कोई है क्या? किसी का आंसर बचा है क्लास में? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मीतू जी का आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग सबके सब जिन्होंने बता रखा है सभी गलत हो। ठीक है, सरकार आने से पहले गिर गई आपकी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पहले ही आ गया है यहाँ पे। ठीक है ना? देखिए, अब समझना है आपको, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद टाइम काफी गुजर चुका है, क्या पता आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि एज के साथ वही है ना, चीजें हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू रेनफो सेक्शन आपको दिया हुआ है, कंसिडर्ड लेस इकोनॉमिकल। डब्ल्यू रेनफो सेक्शन को मैंने बोला था कि ये इकोनॉमिकल सेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे, अभी बताता हूँ मैं आपको क्यों नहीं होता है। ठीक है, लेस इकोनॉमिकल देन अ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के केस में डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन आपका लेस इकोनॉमिकल होता है। और ये पूछ रहा है रीजन क्या है इसका। ठीक है, रीजन क्या है? पहला इसका रीजन बोल रहा है, ये टेंसाइल स्टील जो इज रिक्वायर्ड इज मोर देन द फॉर अ बैलेंस सेक्शन, यानी जो टेंशन में स्टील आप प्रोवाइड कर रहे हो वो बैलेंस सेक्शन के कंपेरिजन में ज्यादा आप प्रोवाइड कर रहे हो। इस वजह से प्रोवाइड तो करती है ऑब्वियसली बात है ज्यादा, क्योंकि आपको वहाँ पे स्ट्रेसेस भी तो ज्यादा काउंटर करने पड़ते हैं ना। तो टेंशन में स्टील आप ज्यादा प्रोवाइड करते हो, ये आपको पता ही है बैलेंस सेक्शन के कंपेरिजन में। यानी जो लिमिटिंग सेक्शन है उसके बाद आप स्टील ज्यादा प्रोवाइड करते हो ना, तो बैलेंस सेक्शन के कंपेरिजन में आप ज्यादा प्रोवाइड करते हो स्टील, ये सही है ऑप्शन। ठीक है ना? ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट इज मोर, पता नहीं क्या बोल रहा। ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, आई नहीं शियर। ठीक है, इसको क्वेश्चन अभी भूल जाओ। ठीक है, आपका कंक्रीट इज नॉट स्ट्रेच्ड टू इट्स फुल वैल्यू।
कंक्रीट इज नॉट स्ट्रेच्ड टू इज फुल वैल्यू, एक ये है, और एक है आपका कॉम्प्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस्ड, कॉम्प्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस्ड। तो एक बोल रहा कि कंक्रीट को आपने फुली स्ट्रेच नहीं कर रहा है, एक बोल रहा कि स्टील को आपने जो कंप्रेशन में प्रोवाइड कर रखी है उसको आपने फुली स्ट्रेच नहीं कर रखा है, ठीक है। और इसका आंसर है डी, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है इसका डी, ठीक है। क्यों? मैंने जब आपको बताया था वहां पे ये कोई आपका डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन था, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन था, ठीक है। इस डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि टेंशन साइड में आप स्टील प्रोवाइड कर रहे हो AST और कॉम्प्रेशन साइड में आप स्टील प्रोवाइड कर रहे हो AST। लेकिन मैंने क्लास में आपको एक चीज बताई थी, मैंने बोला था कि आप कॉम्प्रेशन साइड में स्टील तो प्रोवाइड कर लेते हो लेकिन उस स्टील का कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हो, ठीक है। जब प्रैक्टिकली चेक किया गया, जब फील्ड में चेक किया गया प्रैक्टिकली, तो देखा यह गया कि जो कॉम्प्रेशन साइड में आपने स्टील प्रोवाइड कर रखी है वो स्टील आप पूरी की पूरी यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, यानी वो काफी अंडर स्ट्रेस्ड रहती है वो स्टील, ठीक है ना। वो स्टील क्या रहती है आपकी, अंडर स्ट्रेस्ड रहती है, उसमें आप जो स्ट्रेस प्रोवाइड कर पाते हो लिमिट में उसकी, आप उसमें स्ट्रेसेस, एक सेकंड रुको, आप टोटली उसको क्या 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 नहीं कर पाते हो, कंप्लीटली उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते उसकी स्ट्रेसेस, ठीक है ना। ये मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने वहां पे एक एग्जाम्पल, अभी तो मैं खुद ही एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, मैं को समझाया था आपको कि ये चीज आप कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल देखना चाह रहे हो तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल भी कैसे हुआ था। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल इसका डिस्कस करके बताऊं मैं आपको, तो मैंने बताया था आपको कि देखिए अगर आपकी कोई M20 कॉन्क्रीट है, M20 कॉन्क्रीट है, तो M20 कॉन्क्रीट के लिए सिग्मा सीबीसी आपकी कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है ना। सिग्मा सीबीसी कैसे निकलती है, FCK/3 से, ये होती है 7, यानी परमिसिबल आप इसमें स्ट्रेसेस कितना लगा सकते हो, 7 लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूं 1.5 ऑफ मॉड्यूलर रेशियो हमें लेना है यहाँ पे स्ट्रेसेस के, ठीक है। तो मॉड्यूलर रेशियो कितना निकल के आएगा इसके लिए, मॉड्यूलर रेशियो M20 के लिए कितना है, 280/3 सिग्मा सीबीसी, 280/3 सिग्मा सीबीसी, तो ये निकल के आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 13.33 आपका निकल के आएगा मॉड्यूलर रेशियो M20 कंक्रीट के लिए। आप कंफ्यूज यहीं पे हो रहे हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल कंक्रीट का देके समझाया था ना, यही चीजें आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो आपका निकल के आया 13.33, लेकिन कॉम्प्रेशन स्टील में आप मॉड्यूलर रेशियो लेके चल रहे थे 1.5 टाइम्स M, कॉम्प्रेशन स्टील में मॉड्यूलर रेशियो आप कितना लेके चल रहे थे, 1.5 टाइम्स M, बिकॉज यहाँ पे आपका श्रिंकेज ज्यादा हो रहा था एज कम्पेयर टू द टेंशन स्टील। टेंशन यहाँ पे आपका कंक्रीट के प्रेजेंट होने की वजह से श्रिंकेज आपका ज्यादा था, यहाँ पे ये आपने पढ़ा था, क्रीप और श्रिंकेज ज्यादा होने की वजह से मॉड्यूलर रेशियो हम 1.5 टाइम्स लेके चल रहे थे, ठीक है। तो 1.5 टाइम्स करने के बाद आपका ये 20 निकल के आ गया आपका ये, ठीक है। अब अगर आप स्टील में स्ट्रेसेस निकालोगे, स्टील में स्ट्रेसेस निकालोगे, स्ट्रेसेस इन स्टील, स्ट्रेसेस इन स्टील कहाँ पे, कॉम्प्रेशन स्टील में, तो निकलेगा कैसे आपका, मॉड्यूलर रेशियो इन स्ट्रेसेस इन कंक्रीट से निकलता है, ये आपको पता ही है। इफ स्ट्रेसेस इन स्टील, इफ स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इज C, देन स्ट्रेसेस इन स्टील इक्वल टू C into M, ये हमने डिराइव करके निकाला था ना। तो अगर आप स्ट्रेसेस इन स्टील निकालोगे तो ये निकलेगा आपका C into M से, लेकिन क्योंकि कॉम्प्रेशन स्टील की बात हो रही है तो मॉड्यूलर रेशियो हम लोग 1.5 टाइम्स M into C लेके चलेंगे, ये पता है। यानी जहां पे आपने M20 कंक्रीट यूज कर रखी है वहां पे स्टील में कितने स्ट्रेचेस आपके निकल रहे हैं, निकाल क्या रहे देखो ना आप, स्टील में स्ट्रेचेस, स्टील में स्ट्रेचेस हमारे निकल के आए कितने, 20 इंटू C कितना है आपका 7, ये हो गया आपका 140 न्यूटन पर mm², इतने आपके स्ट्रेचेस निकल के आए, ठीक है। लेकिन आपको पता है अगर हमने Fe4n5 स्टील यूज कर रखी है यहाँ पे, Fe4n5 अगर हमने स्टील यूज कर रखी है, तो Fe4n5 का एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है ना। Fe4n5 स्टील यूज कर रखी है तो सिग्मा एसटी की वैल्यू होती है उसके लिए 230 न्यूटन पर mm², ठीक है। अगर Fe4n5 स्टील यूज कर रखी है तो उसके लिए सिग्मा एसटी की वैल्यू कितनी होती है, 230 न्यूटन पर mm², और जो स्ट्रेसेस इन स्टील जो टी आप निकालते हो यही तो आपका सिग्मा एसटी, यही तो सिग्मा एसटी है। यहाँ पे आप सिग्मा एसटी 140 लेके चल रहे हो, ठीक है। अगर आपने M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रखी है तो सिग्मा एसटी आप कितना लेके चल रहे हो, 140, लेकिन अगर आपकी एक्चुअल फील्ड की बात करें तो एक्चुअल फील्ड में सिग्मा एसटी की वैल्यू होती है 230 न्यूटन पर mm², यानी आप देखिए लगभग 90 न्यूटन पर mm² आप उसको क्या कर रहे हो, बिना लोडिंग करे छोड़ दे रहे हो, ठीक है।
तो इसीलिए आपका सेक्शन ये अनइकोनॉमिकल था, बिकॉज देखिए स्ट्रेचेस के लिए आप डिजाइन कर रहे हो 140 के लिए, लेकिन आपका स्ट्रेचेस डिजाइन कर सकते हो 230 के लिए, ठीक है। तो सेक्शन आपका क्या हो गया इस वजह से, अंडर स्ट्रेस्ड हो गया, जो कॉम्प्रेसिव स्टील है वो अंडर स्ट्रेस्ड होगी, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल यहाँ पे M20 ग्रेड से यूज कर रखा है, तो ये मत समझना कि कंक्रीट की बात चल रही है। मैंने कंक्रीट में स्ट्रेस निकालने के बाद उसको स्टील में ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि स्टील में ये स्ट्रेचेस कितने होंगे, ठीक है ना। तो स्टील में ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये स्ट्रेचर निकल के आए 140, लेकिन हमारी परमिसिबल लिमिट कितनी होती है 230, ठीक है 230। तो देखिए गैप कितना है बीच में, आपको गैप दिख रहा होगा बीच में, ठीक है ना। स्ट्रेस्ड होने का आपका एग्जांपल है। अदरवाइज अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती तो सिंपल सी बात ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल कंसीडरेशन से देखा गया है, जब आपके फील्ड में वर्क किया गया तो ये देखा गया कि कंप्रेशन स्टील आपकी बहुत ही कम स्ट्रेसेस आपकी बेयर कर रही है, यानी वो अंडर स्ट्रेस्ड है, ठीक है ना। उसको हम उसकी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पाते किसी भी केस में, ध्यान रखना डबली रेनफोर्स सेक्शन के केस में। इसीलिए आपकी कंप्रेस्ड स्टील आपकी अंडर स्ट्रेस्ड होने की वजह से आपका डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन अनइकोनॉमिकल होता है, ठीक है, या लेस इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार मार्क कर दिया मैंने इसको, और ध्यान रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल देके समझाया भी था क्लास में, अगर किसी की प्रॉब्लम आई थी वहां पे तो ये यहाँ पे आप समझ जाना यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, अब इसको बनाइए। अब तो सिंपल है, मैंने सारे की टेबल भी पीछे पूरी टेबल बना दी थी पीछे। अब तो आप इजीली क्वेश्चन को कर भी सकते हो, इसको करिए क्वेश्चन को फटाफट आप सॉल्व। कौन सा सही है? The factor load at the limit state of collapse for dead load and live load, dead load plus wind load, dead load plus live load, wind load combination according to IS 456 1978 are respectively। तो यहाँ पे तो उन्होंने दे रखा है, तीन के कॉम्बिनेशन बताने हैं आपको, 1 2 3। तो जो हमने पहले पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन पढ़ा था, यहाँ पे इन्होंने तीन कॉम्बिनेशन के बेस पे ही दे रखा है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए। एक का आंसर आ भी गया है, मीतू नेकी का आंसर आ रखा है डी आंसर, नहीं बी है ना, बी या डी, बी बी आंसर आ रखा है, ठीक है। मीतू नेकी का बी आंसर आ रखा है, पूजा का भी बी आंसर आ रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या क्या आया, देख लो एक बार आंसर में, बहुतों के आंसर आ गए हैं। पूजा सर डी सही है, एक का पूजा का डी आंसर आया, बाकी औरों का कितनों का क्या किसका बी भी आ रखा है। गैलेक्सी J2 बी, अस्मिता सेमवाल बी, दीपक गौर, आदिबा खातून सी सी, दीपक गौर सी। तो मीतू ने, बाकी सबका आंसर लगभग सी भी आ रहा है, और पूजा का आंसर आ रखा है सर डी, डी सही है, ठीक है ना। डी इनका आंसर आ रखा है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं डी की, तो वेरी गुड पूजा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई भी गलती नहीं है डी पे। अब लोगों ने देखिए गलती कहाँ पे कर रखी है, क्वेश्चन घुमाता जो है ना, क्वेश्चन ऐसे घुमाता है। अब देखना एक बार आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला अगर ऑप्शन से हम जाते हुए चले, पहले ऑप्शन से चले, तो पहला ऑप्शन देखिए, डेड लोड प्लस लाइव लोड का आपका दे रखा है 1.5 1.5, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बनता है आपका। विंड लोड प्लस डेड लोड का 1.2 1.5 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहीं पे नेगेटिव हो गया। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में ये बोला 0.9 और 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। भाई ये 0.9 डेड लोड प्लस लाइव लोड में नहीं आके ये डेड लोड प्लस विंड लोड वाला कॉम्बिनेशन है, ये ध्यान रखना, यहीं पे गलती करो तुम लोग ने, ठीक है ना। ये आपका गलत है। यहाँ देखो पीछे टेबल जो बना रखी मैंने, ये जो कॉम्बिनेशन सेकंड वाला कॉम्बिनेशन 0.9 वाला बन रहा, ये कॉम्बिनेशन आपला डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के कॉम्बिनेशन पे बन रहा, न कि डेड लोड प्लस लाइव लोड के कॉम्बिनेशन में बन रहा है। ये सेकंड में जिन्होंने गलती कर रखी है ये यहीं पे फंसे हैं, ठीक है ना। तो ये यहीं पे गलत हो गया आपका बी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड आपका है ही नहीं, एक तो कोलैप्स की बात कर रहा, कोलैप्स की बात में आपका अगर 2 की बात करी जाए तो कहीं पे 1.2 नहीं आता। अब देखिए डी की बात में करते हैं,
डी के बाद में देखिए 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, सही है, पहला कॉम्बिनेशन सही है। डेड लोड प्लस लाइव लोड का कॉम्बिनेशन आपका 1.5 होता है, दोनों के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेते हैं। सेकंड जो कॉम्बिनेशन बनता है आपका डेड लोड प्लस विंड लोड का, यहाँ पे सही है, देखिए आप जो 0.9 स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग जो ले रखी इन्होंने, वो डेड लोड प्लस विंड लोड के रिस्पेक्ट में लेनी है, ये हमने टेबल में बना के देख रखा है। तो डेड लोड प्लस 1.5 ऑफ विंड लोड, ये यहाँ पे सही है, और 1.2 डेड लोड, 1.2 लाइव लोड, 1.2 विंड लोड। तो डी आंसर इज द वेरी करेक्ट आंसर। जिसका भी निकला उसका क्लास में बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका घुमा रखा है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन घुमा रखा है, और मुझे पता था आप लोग यहीं पे गलत करोगे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाल लगा है। मुझे पता था बी वाले में आप लोग 0.9 डेड लोड और लाइव लोड में लेके चले जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन सारे पढ़ने जरूरी है, तभी मैंने आपको टाइम भी दिया, ऑप्शन आप पूरे पढ़िए। ऑप्शन अगर पूरे नहीं पढ़ोगे तो गलती आपकी कहीं पे भी अकर कर सकती है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 0.9 आपका कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस विंड लोड में आता है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? तो डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चे डायग्राम देख के डर मत जाना। एक मेरी सलाह रहेगी कि इस डायग्राम को देख के आप डरना मत, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में। कंसीडर द सिंगली रेनफोर्स बीम इन अ गिवन फिगर, आपको सिंगली रेनफोर्स सेक्शन दिया है, एक सेक्शन कट कर रखा है एक्स एक्स यहाँ पे, उस सेक्शन पे आपको बताना है कि स्ट्रेस डायग्राम आपका क्या रहने वाला है और स्ट्रेन डायग्राम आपका क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। और लिमिट स्टेट केस पे आप क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार अच्छे से, लिमिट स्टेट का केस बोल रहा है, ठीक है। वैसे बता क्यों रहा हूँ मैं, करिए बता क्वेश्चन, इतना बता दिया आप तो क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए, वैसे इतना बता दिया तो बन ही जाना चाहिए क्वेश्चन तो। ठीक है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बन सकते थे आपके मैंने डाल दिए हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, वो आप सीधे ही बना ले जाओगे। जो ये अच्छे क्वेश्चन थे जिन जो बन सकते थे वो मैंने बता दिया आपको। आंसर आने लग गए हैं, आंसर आने लग गए हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ समझ में नहीं आ रहा है। स्टार्ट हुआ आपका नीतू नेगी से स्टार्ट हो रखा है शायद, बी, पूजा बी, आदिबा खातून बी, और बाकी बाकी लोग भी तो सोचो कुछ। दीपक गौर बी, ओके, एवरीवन गोइंग विद बी, सभी लोग बी के साथ जा रहे हैं। राहुल दिमान बी, ठीक है, फिर जब इतने लोग बी 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 कर ही रहे हो, बी होगा भाई, सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपका, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बी आपका सही आंसर है यहाँ पर। तो ये सिंपल सी बात है, डायग्राम बना दिया, डरा दिया आपको, लेकिन आप डरोगे नहीं, ठीक है, मुझे पता है आप लोग डरोगे नहीं, आपने आंसर दे दिया यहाँ पे। और अगर एग्जाम में भी कभी ऐसा डराने की कोशिश करेगा आपको तो आप डरने वाले नहीं हो, इतना मुझे भरोसा है। सेक्शन एक्स एक्स को कट करिए, तो एक्स एक्स को कट करने के बाद आप देखिए यही डायग्राम बन के आएगा, बॉटम पे स्टील आएगी, न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ पे आएगी, और ये बोल रहा है इसके लिए आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है, ये स्टील बॉटम पे है तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है, इसके लिए लिमिट स्टेट में पूछ रहा है आपसे, लिमिट स्टेट में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम क्या होगा। तो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग, हम लोग 20 बार हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ ही चुके हैं, उसका मतलब ही ये होता है कि स्ट्रेन डायग्राम आपका लीनियर होगा, स्ट्रेन का डायग्राम क्या होगा आपका, लीनियर होगा। और अगर स्ट्रेस डायग्राम की हम बात करें तो स्ट्रेस डायग्राम आपको पता है, टेंशन साइड में जरूरत नहीं पड़ती स्ट्रेस डायग्राम की, बिकॉज टेंशन साइड में क्या होता है, टेंशन साइड में आपका डायरेक्टली आपको डिजाइन स्ट्रेस गिवन है 0.87 Fy, ठीक है, इससे आप निकाल लेते हो। तो आपका टेंशन साइड में आप डिजाइन स्ट्रेस गिवन है तो आप यहाँ पे निकाल लेते हो इजिली। कॉम्प्रेशन साइड में जहाँ पे आपकी कंक्रीट प्रेजेंट है वहां पे आपका स्ट्रेस डायग्राम बनता है, और ये स्ट्रेस डायग्राम बनता है आपका पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर, पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर, जो कि आपका कहलाएगा नॉन लीनियर। ये आपका नॉन लीनियर है, आपको दिख भी रहा होगा, आपका नॉन लीनियर है क्योंकि पैराबोलिक पोर्शन भी है यहाँ पे और आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन भी आकर कर रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आपका आंसर क्या है इसका, बी द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन इज लीनियर, दैट ऑफ द स्ट्रेस इज नॉन लीनियर, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन में आप देख लीजिए, द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इज लीनियर, दैट ऑफ द स्ट्रेन इज नॉन लीनियर,
स्ट्रेन नॉन लीनियर कहाँ पे है? बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेन तो आपका लीनियर है, लीनियर स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है। तो स्ट्रेन नॉन लीनियर बोल रहा है तो पहला वाला गलत है। सी ऑप्शन देख लीजिए, बोथ लीनियर कह रहा है, बोथ लीनियर भी गलत है। बोथ लीनियर कहाँ पे आपका? डब्ल्यूएसएन की बात है। अगर कोई सोच रहा है कि बोथ लीनियर सही क्यों नहीं है, तो बोथ लीनियर वाला कॉन्सेप्ट आपका डब्ल्यूएसएम में है। डब्ल्यूएसएम में बोथ लीनियर वाला कॉन्सेप्ट आता है, वहां पे दोनों स्ट्रेस डायग्राम हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम दोनों लीनियर लेके चलते हैं, ध्यान रखना। डी ऑप्शन है ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नॉन लीनियर, बिल्कुल गलत है। लीनियर होता है तो नॉन लीनियर बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए, आंसर करने की कोशिश करना, तो आपके बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका सही। एक ये क्वेश्चन है, उसके बाद है कुछ और देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद उस क्वेश्चन को करते हैं। पहले ये क्वेश्चन कर लो। सामने जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने डाल रखा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, अगर दिख रहा होगा तो। थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड जैसा हो रखा है, लेकिन आप लोग पढ़ के इसको करिए क्वेश्चन सॉल्व। मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को। इफ FCU एंड FY आर द ट्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड yield stress of steel respectively, and ES is the modulus of elasticity of steel for all grades of concrete, the ultimate flexural strain in concrete can be taken as। बताइए ऑप्शन आपके ABCD यहाँ पे रखे हुए हैं बगल में, बता दीजिए आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर किसी का भी गलत हुआ तो कंप्यूटर आंसर आ रखा है राहुल दिमान सी, हिमांशु नियाल डी, मिथुन नेगी सी, दीपक गौर सी। यार ये क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तुम लोग। और अस्मिता सेमवाल सी। और तो बताइए, इसका मतलब बच्चे पढ़ तो रहे लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है इनको, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर रहे हो। कुछ लोग, हाँ, बाकी कुछ तो पता ही है सबका। कुछ की रिवीजन की कमी आ रही है। पीछे का क्वेश्चन है, ठीक है ना, पीछे वाला क्वेश्चन है। इसको पढ़ाया हुआ टाइम हो गया, तो इसका मतलब ये कि आप भूल गए क्वेश्चन को, या क्वेश्चन को आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। गैलेक्सी J2C, गुड। आंसर सी आ रखा है, वेरी वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपके आंसर में कोई भी गलती नहीं है जिनका आंसर सी आ रखा है। क्वेश्चन पढ़ो। FCU दे रखा है, ये बोल रहा है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। FY ये बोल रहा है यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील है। और ES इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील है फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट, द अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेन, ध्यान रखना, अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेन इन कंक्रीट। जो चीज पूछ रहा है उसको आपको क्या कर लेना है, हाईलाइट कर दो। अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेन इन कंक्रीट कैन बी टेकन एज, ठीक है, अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेन इन कंक्रीट कैन बी टेकन एज। तो स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करते थे तो अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेन क्या एज्यूम किया था इन्होंने बोला था कि अल्टीमेट जो बेंडिंग की वजह से फ्लेक्सुरल स्ट्रेन आएगा 0.0035 आएगा। ये एजम्पशन के बेस पे क्वेश्चन आ रखा है। और स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील में जो स्ट्रेन होना चाहिए वो मैक्सिमम आपका मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। ये मैंने बताया था आपको 1.15 ES, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये मैंने बताया था। और कहीं पे आपका 0.002 भी था स्ट्रेन, और ये 0.02 आपका फ्लेक्सुरल नहीं एक्सियल स्ट्रेन है। ये क्या है आपका एक्सियल स्ट्रेन। इसको मैं अभी कॉलम में, अभी जब कॉलम वाली यूनिट आएगी तो वहां पे मैं इसको आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये पूछ रहा बेंडिंग की वजह से कितना स्ट्रेन मैक्सिमम कंक्रीट में आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो एज्यूम आपने करा है 0.0035। ये आपका सेकंड एजम्पशन है या पहला एजम्पशन है? सेकंड एजम्पशन जो मैंने लिखा रखा है वहां लिखा रखा है। और एक एजम्पशन मैंने ये भी लिखा था जहाँ पे मैंने बताया था कि स्टील आपकी मैक्सिमम कितना स्ट्रेन यानी मिनिमम कितना स्ट्रेन आप स्टील में अप्लाई करना है आपको। तो स्टील में स्ट्रेन कभी भी 0.002 प्लस FY/1.15 ES से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्सुरल या बेंडिंग कुछ भी बोले तो आपको 0.0035 भी लेना है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। SSC जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग आज के, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लो, उसके बाद टेस्ट आपका अपलोड कर देंगे हम शाम को, और उस टेस्ट को कल आपको करना है, ठीक है। मैं आज शाम को कोशिश करूंगा कि आपका टेस्ट अपलोड हो जाए। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। वैसे आप लोगों का बहुत ही बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सारे,
और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो काफी अच्छे, मतलब लिमिट स्टेट के मतलब सबसे अच्छे क्वेश्चनों में से उठा रखे मैंने सारे। तो अगर आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छा चल रहे हो, ठीक है। आरसीसी में आपकी कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक दो चार क्वेश्चन अगर गलत भी हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं। जिसके यहाँ पे 50% से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ई और सी इज ना राइट वे, ठीक है ना, वो राइट वे में जा रहा है, वो बिल्कुल सही जा रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटर निकालिए, सॉल्व करिए। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे, उसको निकाल के आपको सॉल्व करिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ उसमें। पहले AST निकालो, XU लिमिटिंग निकालो, XU निकालो, कंपेयर करो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, कन्वेंशनल में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आ जाए तो वहां पे वैल्यूज सिंपल होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज हैं, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए। आपका ये क्वेश्चन कन्वेंशनल में आने के चांसेस रहेंगे इस क्वेश्चन के। अगर ऑब्जेक्टिव में भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे निकालो, कभी आगे फ्यूचर में आता है, तो वहां पे आपकी वैल्यूज ऐसे ही गिवन हो सकती हैं, और वैल्यूज कुछ ऐसी होंगी जो आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी इजीली। तो आप करिए इसको, क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के बताइए, फटाफट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए और मेरे को बताइए कि कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकल के आ रहा है। कुछ निकला आपका? XU लिमिटिंग, AST, MOR? करिए फटाफट, वैल्यूज दे रखी है, टाइम लगेगा इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो AST तो मैं निकाल ही देता हूँ, AST तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप निकालिए एरिया ऑफ स्टील, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन ही है यहाँ पे, ठीक है। क्रैक्ड सेक्शन लेके चलोगे तो एरिया ऑफ स्टील कितना निकलेगा? 4 बार आपको दे रखे हैं, 5/4 ऑफ डी स्क्वायर के, 5/4 ऑफ डी स्क्वायर के, ये निकल गया आपका AST, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है XU लिमिटिंग। XU लिमिटिंग आप निकालिए KD से। K कितना है? K आपका कौन सी स्टील आपको गिवन है? Fe4n5 स्टील गिवन है। जब Fe4n5 स्टील गिवन है तो K की वैल्यू होती है 0.48, और D यहाँ पे आपको गिवन होगा, ये D भी निकालिए आप इसके बाद, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? P फोर्स इक्वल टू T फोर्स करना है। P फोर्स इक्वल टू T फोर्स आप करोगे तो आपको XU की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी होगी? 0.87 Fy AST अपॉन 0.36 FCK B। ये आपकी क्या वैल्यू होगी? ये वैल्यू होगी आपकी XU की। तो जब आपका XU निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप इसी निकाल लोगे उसके बाद। XU आपका पूछा का 90.74 आ रहा है, यस ऐसा ही है, 90.74 है। और मीटू निकी का इनका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया है 427। एक एक पॉइंट आपने आगे लेके चले गए हो, 42.7 है। 10⁻⁶ करोगे ना तो 42.7 आएगा। देखिए एक बार, क्या पता मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन देख लीजिए एक बार। हाँ, दीपक गौर का 42.7, अक्षता सेमवाल का 42.7, यस। हाँ ठीक है, 42.7 है आपका, सही है वो आंसर। एक पॉइंट आपका ज्यादा चलेगा था, ठीक है ना। बस इजी सा ही है, बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन कर भी दिया है, ठीक है। 12 बजे के बाद ये बैक भी होता है, तो मैं एक बार क्वेश्चन को कर भी लेता हूँ फटाफट, ठीक है ना। कल बैक हो गया था अपने आप ही, क्या पता आज भी हो जाए, इसमें भरोसा नहीं है इसमें। देखिए AST आपका निकल के आ रहा होगा यहाँ पे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 452.38, 452.38 mm स्क्वायर आपकी AST की वैल्यू आ गई होगी,
XU लिमिटिंग जब आपने निकाला होगा ये आ गया होगा 144 mm, ठीक है। और C इक्वल टू टी किया, उसके बाद आपने XU की वैल्यू निकाली जब आपने, तो ये कितना आया, ये आया होगा 0.87। FY कितना है आपका यहाँ पे, FY कितनी गिवन है 415, 415 इंटू AST आपका निकाला था आपने 452.38, 452.38, 452.38 आपने AST की वैल्यू निकाली थी। उसके बाद डिवाइडेड बाय 0.36 HCK B, तो 0.36 HCK कितना है आपका यहाँ पे, HCK इन्होंने दे रखा है, कंक्रीट आपको गिवन है यहाँ पे, कहाँ पे गिवन है कंक्रीट, M25, 0.3625 B आपको गिवन है 200, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे इसको, हाँ लगभग सबका आ रहा है, पूजा सिंबल गुड, वेरी गुड, आप लोगों को सबका आंसर आ रहा है, जो क्लास अटेंड कर रहे हो मैक्सिमम प्रॉपर आपका सबका आंसर आ ही रहा है, ठीक है। ये आपका आ गया 42.7 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं सॉरी सॉरी, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ रहा होगा 90.74, 90.73 या 74 ऐसे कुछ आ रहा होगा mm, ठीक है। तो देखिए XU लिमिटिंग कितना है 144 और XU आपका इतना है, तो XU इज लेस देन XU लिमिटिंग, यानी सेक्शन क्या है आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो यहाँ पे आप यूज क्या करोगे XU वैल्यू को, ठीक है ना। तो XU की वैल्यू यूज करने वाले हो, बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप लगाओ और निकालो 0.36, FCK आपका है 25 इंटू B कितना आपका 200 इंटू XU आपने निकाला 90.73 इंटू D कितना था आपका, इफेक्टिव डेप्थ इसने दे रखा है आपको 300 mm की, 300 mm इन्होंने इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, माइनस D माइनस 0.42, XU हो गया आपका 90.73, बस जब सॉल्व करोगे तो 42.77 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm आएगा, आप इसको डिवाइड बाई 10⁻⁶ कर दो तो 40.77 किलो न्यूटन मीटर में आ गया, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे आ रखे हैं, ये क्वेश्चन तो कहीं और में नहीं है, लेकिन फॉर योर प्रैक्टिस कि कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो याद कर लेना, ठीक है। तो LSM के जितने क्वेश्चन थे हमने कर लिए यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मैंने डाल रखे जो कि थोड़े बहुत समझने वाले हैं, बाकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन इजी है, 10 क्वेश्चन इजी है, कर लोगे आप, वहाँ पे 8-9 नंबर लाने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या क्या पता 10 भी लेके आ जाओगे आप, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये हमने सारे जितने क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट कहीं भी आता है एग्जाम अभी, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट क्या, हमें बीम में ही उसके IS स्पेसिफिकेशन पढ़ने हैं, ठीक है। LSM WSM कंप्लीट हो गया है, लेकिन IS स्पेसिफिकेशन हमने नहीं पढ़े थे अभी तक। कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर मिनिमम स्टील कितनी यूज करते हैं, मैक्सिमम कितनी यूज करते हैं, और इसके अलावा डिफ्लेक्शन की लिमिट क्या होती है, लेटरल स्टेबिलिटी क्या होती है, ये चीजें पहले एक बार क्लास में बच्चे पूछ रहे थे कि कब कराओगे, तो वो चीजें कल से स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पर्सपेक्टिव काफी पूछी जाती है, हर बार एग्जाम में आते हैं वहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक आपका बन गया है, वीडियो भी आपका आ ही जाएगा, ठीक है, मतलब अपलोड लेक्चर हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा शाम को कोशिश करेंगे कि टेस्ट के क्वेश्चन अपलोड हो जाए, और अब आप अपना रिवीजन करिए, और कल मिलते हैं क्लास में इसी टाइम में, ठीक है, ठीक है, 10 बजे की टाइमिंग में मिलेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको लेट ना हो, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना आप लोग, ठीक है, घर से बाहर मत निकलना अननेसेसरी, और अपनी क्लास पढ़िए, प्रॉपर हेल्दी खाना खाइए, ठीक है, और मिलते हैं कल अपनी क्लास में, गुड बाय।